कैसे प्यारे बच्चों, आपके कमेंट्स मिल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी दुआएं इसी तरह से मिलते रहे, मोशन परिवार फलता फूलता रहे। और प्यारे बच्चों, लॉकडाउन के समय में आपका एक एक कमेंट बड़ी ऊर्जा देता है और काम करने की अंदर से ललक बढ़ती है। इसलिए प्यारे बच्चों, प्रशंसा करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया कि प्रशंसा के शब्द हृदय को पिघलाते हैं, कटु शब्द हृदय को कठोर बनाते हैं। प्रशंसा के शब्द हृदय को पिघलाते हैं और कटु शब्द हृदय को कठोर बनाते हैं। और शब्दों की भाषा सीख लो भाई, शब्द ही फूल और शब्द ही शूल बन जाते हैं। आज प्यारे बच्चों, बहुत सारा काम करना है, आइए फटाफट से शुरू करते हैं। अब ध्यान दें, इस वाली इक्वेशन में x इज इक्वल टू 2 5 sin 2 pi t प्लस पाई बाई 6। ओके, ये थोड़ी सी इक्वेशन डिफरेंट है। प्यारे बच्चों, x का मतलब हमेशा ओरिजिन होता है, ये बात आप समझ के चलें, क्योंकि ये कौन सी एक्सिस है सर, ये x एक्सिस है। ये प्यारे बच्चों x बराबर 0 को मैं क्या बोलता हूँ, ओरिजिन। क्लियर है? अब इस इक्वेशन में 2 प्लस 5 sin 2 pi t प्लस पाई बाई 6 आ रहा है। पहली काम एम्पलीट्यूड निकालो। तो प्यारे बच्चों, 2 से कोई लेना देना नहीं है। एम्पलीट्यूड वही होता है जो ये वाली काम होती है, यानी कि इसका जो एम्पलीट्यूड होगा प्यारे बच्चों, वो कुछ 5 यूनिट होगा, है ना। अगर x मीटर में है तो ये भी मीटर में होगा, x सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में होगा, तो 5 यूनिट है। लिख लेते हैं क्वेश्चन में, x को एक्सप्रेस कर रहे हैं मीटर में। प्यारे बच्चों, टाइम किस में आ रहा है, टाइम आ रहा है सेकंड की टर्म में। तो यहाँ से मेरे पास एम्पलीट्यूड कितना आ गया, 5। यस, व्हाट अबाउट ओमेगा, सर दैट ओमेगा इज इक्वल्स टू, प्यारे बच्चों 2 पाई आ जाएगा। तो टाइम पीरियड कितना आ गया, 2 पाई बाई ओमेगा से 2 पाई छम्मा छम्मा, तो क्या 1 सेकेंड आ गया है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मीन पोजीशन। ओके, तो प्यारे बच्चों, इस इक्वेशन को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, x minus 2 is equals to 5 sin 2 pi t plus pi by 6। ओके, अब प्यारे बच्चों, जो x minus 2 है इसको कैपिटल x मान लो। तो ये फॉर्म आ गई आपके पास कौन सी, 5 sin 2 pi t plus pi by 6। ओके, अब प्यारे बच्चों, ये जो x होता है, ये x कहाँ से है सर, ये x होता है मेन पोजीशन, जहाँ पर फोर्स क्या होती है, 0। तो इस कैपिटल X को जब आप क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो क्या ये x माइनस 2 0 हो जाएगा। तो क्या यहाँ से x की वैल्यू क्या है, प्लस 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये SHM एक्चुअल में SHM ओरिजिन से न होकर के, बल्कि x इज इक्वल टू प्लस 2 से ही, और कहाँ तक मुंह मारेगी, 5 तक, यानी कि सर ये जाएगी +7 तक, क्योंकि ये कितना है प्यारे बच्चों, ये है 5, और ये इधर कितना जाएगा सर, 2 के आगे ये इधर 3 और जाएगा, यानी कि x इज इक्वल्स टू -3। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। SHM किसके अबाउट होगा सर, SHM होगा इसके अबाउट, कहाँ, -3। प्यारे बच्चों, ये +7, इसकी मेन पोजीशन कहाँ पर होगी, मेन पोजीशन +2 पर होगी। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा। फिर आपसे कह रहे हैं यार 7 मीटर से लेके 2 मीटर तक का टाइम निकालो। यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम, यहाँ से यहाँ मतलब a चलने का टाइम, और a में कितना टाइम लगता है, t/4। तो प्यारे बच्चों, जो टाइम आ जाएगा वो टाइम कितना आ जाएगा, t/4 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, घबराना नहीं है इस वाले किसी भी टर्म से। इसका मतलब बेसिकली ओरिजिन क्या हो गया है, शिफ्ट हो गया है, मेन पोजीशन अब एक्चुअल में ओरिजिन पर नहीं है। आइए बढ़ते हैं आगे। प्यारे बच्चों, दोनों ही क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। ओके, नहीं समझ में आया तो याद तो कर ही लेना है, लेकिन समझ में आएगा, वैसे ऐसी बात नहीं, बहुत मजा आने वाला है। प्यारे बच्चों, आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कीजिए, कब की, जबकि आपको टाइम कितना गिवन है, द टाइम इज t/4। ओके, आपको टाइम गिवन है। मैं जानता हूँ जो एवरेज वेलोसिटी होती है प्यारे बच्चों, क्या, दिस इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन, क्या प्यारे बच्चों, टोटल टाइम। यस सर। अब बताओ बेटे, टाइम तो फिक्स हो गया कितना, दैट टाइम इज t/4। अब मुझे v को क्या करना है सर, इसको मुझे मैक्स करना है। इसको मैक्स करना है तो इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी क्या होगा, उसको भी प्यारे बच्चों मैक्सिमम करना होगा। अब t/4 का जब मन में ख्याल आता है, यार ऐसा लग रहा है प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे SHM के बारे में पूछूं, क्या ये +a है, यस सर। ये क्या है प्यारे बच्चों, -a। ये कौन सी पोजीशन है, मेन पोजीशन।
क्या यहाँ से यहाँ तक जाना, यहाँ आना, यहाँ आना, यहाँ आना, लेकिन टोटल टी में 4a डिस्टेंस ट्रेवल करता है। और सब बच्चे जानते हैं ये टाइम t/4, ये टाइम t/4, ये t/4 और ये t/4। इसका मतलब 0 से a तक का जो टाइम लगता है वो कितना लगता है प्यारे बच्चों, t/4 लगता है। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि t/4 में कितना चलेगा, a। तो अगर t/4 में a चलेगा तो आंसर कितना आना चाहिए, दिस आंसर कम्स आउट टू बी a t/4 यानी कि 4a/t। लेकिन ये एवरेज वेलोसिटी तो है, लेकिन एक्चुअली में क्या ये मैक्सिमम है? मैक्सिमम तो कब होगी, जबकि ये क्या होगा, मैक्सिमम। इसका मतलब मुझे t/4 टाइम में मैक्सिमम चलना होगा प्यारे बच्चों। और t/4 में मैक्सिमम का मतलब मैं आपको बताता हूँ बहुत अच्छे से, अगर आप प्यारे बच्चों ध्यान देंगे तो अगर मुझे प्यारे बच्चों v को मैक्सिमम करना है तो मुझे s को क्या करना होगा, मैक्सिमम करना होगा। अब s को मैक्सिमम करने के लिए मुझे क्या करना होगा मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको टाइम t/4 रखना है, लेकिन आपको मीन के आसपास रखना है, क्योंकि मीन के आसपास जो वेलोसिटी होती है वो ज्यादा होती है। अगर यहाँ, क्योंकि यहाँ जाते जाते स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आप टाइम तो t/4 रखें, लेकिन आप रहें कहाँ, मीन के आसपास। तो आप एक काम करेंगे बच्चों, इस t/4 को ये ना सोचिए कि a चलने में t/4 चलता है, आप ये भी सोच सकते हैं कि t/8 और t/8 टाइम में ये पार्टिकल a/√2 से a/√2 पे जाता है। क्योंकि अगर ये -a/√2 से +a/√2 जाएगा तो प्यारे बच्चों उसको जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, वो t/4 ही लगेगा। लेकिन सोचो अब ये डिस्टेंस बढ़ गई, सर कितनी हो गई, सर ये हो गई a√2, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस a√2 हुआ। तो समय t/4 ही था, लेकिन अब t/4 में a नहीं बल्कि t/4 में कितना चल रहा है, t/4 में ये मेरे पास a√2 चल रहा है, जो कि मैक्सिमम है। क्योंकि मैंने जो टाइम को रखा हूँ मीन के आसपास रखा, क्योंकि मीन के आसपास स्पीड सबसे ज्यादा होती है। तो सोचो उतना ही टाइम में क्या पार्टिकल ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, तो सीधा सा मतलब क्या है, इसका मतलब ये वाली टर्म बढ़ जाएगी, ये टर्म बढ़ जाएगी, तो ये वाली टर्म मैक्सिमम हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या रख दूं, क्या यहाँ पे a√2 t/4 प्लेस कर दूं। तो यहाँ से कहने के मायने ये हुए प्यारे बच्चों कि जो मैक्सिमम एवरेज वेलोसिटी होगी कितने टाइम में, t/4 टाइम में, दैट वुड बी a√2 t/4 से प्यारे बच्चों 4√2 a/t हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द मैक्सिमम एवरेज वेलोसिटी इन टाइम t/4। क्या प्यारे बच्चों क्लियर है? और प्लीज इस रिजल्ट को ध्यान रखें, क्या a ट्रैवल करने में भी t/4 लगता है, और प्यारे बच्चों a√2 ट्रैवल करने में भी कितना लगता है, t/4 ही लगता है। अब इसकी श्रृंखला का दूसरा सवाल, इस श्रृंखला में कह रहा है कि फाइंड एवरेज वेलोसिटी टू ट्रैवल द डिस्प्लेसमेंट a। अब यार इस बार डिस्टेंस फिक्स कर दी है, ओके। तो मैं एवरेज वेलोसिटी क्या लिखूंगा, so that average velocity is what, so this is total displacement upon प्यारे बच्चों टोटल टाइम। अब ये तो फिक्स हो गया है, कितना है ये। अब यहाँ टाइम, मुझे इस टर्म को क्या करना है, मैक्सिमम, तो मुझे इस टर्म को क्या करना होगा, मिनिमम। और टाइम मिनिमम कब होगा, तब जबकि ये ज्यादा तेजी से चलेगा, क्योंकि मुझे इतना पता है कि भाई ए चलने में तो प्यारे बच्चों टाइम कितना लगता है, t/4। लेकिन आप सोचो क्या इससे कम टाइम भी लग सकता है ये चलने में, यस सर। अगर पार्टिकल प्यारे बच्चों इस मीन पोजीशन के इधर इधर मुंह मारे, यानी कि सर इधर कितना +a/2, इधर कितना -a/2। प्यारे बच्चों रिजल्ट याद होना चाहिए, नहीं तो मैं आपको भी याद कराने वाला हूँ, t/12 और t/12। ओके, तो टोटल टाइम कितना है प्यारे बच्चों, तो टोटल टाइम आया सर t/6। तो सोचो पहले a चलने में t/4 लग रहा था, लेकिन अगर मीन के आसपास चलेंगे तो टाइम कितना लगेगा, t/6।
और प्यारे बच्चों यही कैसा टाइम होगा, मिनिमम टाइम होगा एसएचएम में, तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। अगर ये टाइम मिनिमम होगा तो दैट मैक्सिमम एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू यस ए बाई क्या बेटे टी बाई 6 यानी कि 6a बाई टी। अगर क्लियर है तो ये मैक्सिमम एवरेज वेलोसिटी कब है, जबकि सर ए को आपने फिक्स कर दिया है, और ये मैक्सिमम एवरेज वेलोसिटी कब है, तब जबकि आपने टी को क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। तो ये दो बहुत अच्छे मेरे पसंद के सवाल थे, तो मुझे लगा कि शायद आप लोगों से प्यारे बच्चों डिस्कस करने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों कुछ रिजल्ट्स याद रखिए, जैसे कि x बराबर 0 से x इज इक्वल टू प्लस ए, उल्टा या सीधा टाइम कितना लगता है, t/4 लगता है प्यारे बच्चों। x बराबर 0 से प्लस a बाई 2 v पॉजिटिव, ओके, आने जाने का टाइम कितना सर t/12 लगता है प्यारे बच्चों। x इज इक्वल टू प्लस a बाई 2 से v पॉजिटिव से x इज इक्वल टू प्लस a v पॉजिटिव का जो टाइम लगता है आने जाने का, जाने में भी और आने में भी, यानी कि ये टाइम लगता है प्यारे बच्चों t/6। क्लियर है? तो ये सब रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए। सो फाइनली अगर ये कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो सर यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना सर t/4। प्यारे बच्चों यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना सर, ये तो बताओ कितना है, a/2, तो बेटे ये टाइम है t/12। यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना बेटे t/6। और अगर और इसको इलाबोरेट करूं प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं a/√2 लिख लूं तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम t/8, यहाँ से यहाँ तक का टाइम t/8। क्लियर है प्यारे बच्चों? ये आपको याद होगा तो विश्वास कीजिए मजा आ जाएगा। जैसा इधर होगा ऐसा ही इधर होगा, और अगर यहाँ बीच में आ जाए a√3/2, a√3/2, तो प्यारे बच्चों ये वाला जो टाइम होगा ये होगा t/6, और ये वाला जो टाइम होगा क्या ये टाइम होगा सर जी तो प्यारे बच्चों ये टाइम होगा t/6 और ये टाइम होगा t/12। क्लियर है? और अगर फेजर से भी आप देखेंगे तो t/6 का मतलब ये कितना एंगल सर, ये π/6 बनाएगा, ये कितना π/3 बनाएगा, ये कितना π/2 बनाएगा, ये वाला π/4 बनाएगा, ये वाला भी π/4 के कॉरस्पॉन्डिंग होगा, ये वाला π/3 के कॉरस्पॉन्डिंग होगा, और ये वाला π/6 के कॉरस्पॉन्डिंग होगा। तो प्यारे बच्चों इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इन रिजल्ट्स को अगर हम लोग याद रखेंगे तो मुझे लगता है शायद चीजें बहुत आसान होंगी हम लोगों के लिए। आइए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे। तो प्यारे बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसे आप कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड। ओके, टाइम पीरियड की कैलकुलेशन किसी सिस्टम को देखते ही कैसे उसका टाइम पीरियड हम लोग निकालेंगे, क्योंकि एक बार टाइम पीरियड आ जाएगा प्यारे बच्चों तो टाइम पीरियड से ओमेगा आ जाएगा, और ओमेगा आ जाएगा तो क्या a बराबर -ω² होता है, क्या b बराबर √a² माइनस x² होता है। फिर तो आप जो चाहे क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक डिफरेंट अप्रोच है प्यारे बच्चों प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। तो आइए देखते हैं टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो प्यारे बच्चों ये हुआ +a, ये क्या हुआ माइनस है, और ये क्या है प्यारे बच्चों इसकी मेन पोजीशन। तो इसका जो एक्सेलरेशन होता है -ω² लिख सकता हूँ यहाँ से। ओके, और प्यारे बच्चों इस a को लिख सकता हूँ मैं d2x/dt²। वैसे तो इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, dv/dt, dv/dt। चलो तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या प्यारे बच्चों d2x/dt² इज इक्वल्स टू -ω²x। तो क्या यहाँ से d2x/dt² प्लस ω²x इज इक्वल्स टू 0। इसे कहते हैं प्यारे बच्चों आप सेकंड ऑर्डर छोड़े डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एसएचएम। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों इसे आप कहते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एसएचएम। और इस डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एसएचएम से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से ω² की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। कैसे?
आइए प्यारे बच्चों एक छोटा सा सवाल देखते हैं। मान लीजिए मुझसे कह रहा है d2x ओवर dt स्क्वायर प्लस 9x इज इक्वल्स टू 0। तो प्यारे बच्चों इसका मतलब ये क्या है सर, ये SHM की डिफरेंशियल फॉर्म है। अब मुझसे पूछ रहा है फाइंड ओमेगा, फाइंड ओमेगा। तो बेटे इसको कंपेयर कर दो किससे सर, d2x ओवर dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 0। तो बेटे यहाँ से ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया 9, तो ओमेगा कितना आ गया 3। वैसे तो प्लस माइनस दो वैल्यू है, लेकिन नेगेटिव को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो यहाँ से ओमेगा कितना आ गया 3, ओमेगा 3। तो क्या बेटे 2π/t इज इक्वल्स टू 3। तो t की वैल्यू कितने आ गई सर, t की वैल्यू आ गई 2π/3। ओके, इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, टाइम पीरियड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। और देखते हैं प्यारे बच्चों, अगर कहीं लिखा हो d2x ओवर dt स्क्वायर plus yes 16x is equals to 0 and find the value of omega। तो ओमेगा मान लीजिए मुझसे पूछ रहा है, यहाँ पे इसको क्या लिख सकता हूँ सर, इसको कंपेयर कर दूंगा किससे, d2x ओवर dt स्क्वायर प्लस 16x को ओमेगा स्क्वायर x बराबर 0 से। तो क्या ओमेगा स्क्वायर 16। ओके, तो यहाँ से बेटे ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो द टाइम पीरियड t is equals to 2π/omega से या इट कम्स आउट टू बी 5/2। क्लियर है प्यारे बच्चों। और देख लेते हैं छोटा सा सवाल, जैसे एक्सेलरेशन आपको गिवन है a इज इक्वल्स टू प्यारे बच्चों माइनस अल्फा x, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है फाइंड टाइम पीरियड। ओके, और आपसे पूछ रहा है टाइम पीरियड निकालो। तो स्टूडेंट्स इसमें फिर इसको किससे कंपेयर करेंगे, ओमेगा स्क्वायर से। तो क्या बेटे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा, ओमेगा इज इक्वल्स टू रूट अल्फा। तो टाइम पीरियड कितना आ गया 2π/रूट अल्फा। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, टाइम पीरियड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। जब जब मुझे एक्सेलरेशन दिया हो तो मैं कंपेयर करूंगा इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से, जिसे आप डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ SHM बोलते हैं। और प्यारे बच्चों ओमेगा की वैल्यू क्या कर लूंगा, कैलकुलेट कर लूंगा। आइए करते हैं इसके ऊपर और सवाल। प्यारे बच्चों कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जिनका टाइम पीरियड क्या होता है, फिक्स होता है। ये मैं आपको बता दूं, आपको देखते ही पता लग जाएगा कि इनका टाइम पीरियड एक्चुअल में कितना होता है। क्रैश कोर्स से तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं, बस रिजल्ट याद रखें। प्यारे बच्चों के लिए कोई स्प्रिंग लॉक सिस्टम है जिसका मास m है और स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है k। ओके, तो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2π/m/k। क्लियर है। या इसका जब ओमेगा लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों √k/m। अब रही बात एम्पलीट्यूड की, तो मीन पोजीशन के अबाउट आप जितना डिस्प्लेस करके इसको छोड़ते हैं, यानी कि आप इसको यहाँ लेके छोड़ोगे तो x0 हो जाएगा, यहाँ लाके छोड़ोगे तो 2x0 हो जाएगा। तो जितना आप इसको v बराबर 0 से a बराबर 0 के बीच का सेपरेशन क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, एम्पलीट्यूड। तो बस डिफरेंस ये है कि अगर आपने इसको, हाँ बेटे ये कौन सी पोजीशन मीन, जहाँ पे फोर्स कितना है 0, अगर आपने इसको यहाँ ला करके छोड़ा कहाँ तक, x0 तक, तो क्या यहाँ v कितना होगा 0। तो ये यहाँ इधर कहाँ तक जाएगा, इधर तक। तो यहाँ भी v कितना होगा 0। तो ये क्या होगा बेटे प्लस x0, ये कितना होगा माइनस x0। तो टाइम पीरियड इस केस में इतना ही होगा। तो एम्पलीट्यूड से कोई खास टाइम पीरियड का वैसे लेना देना भी नहीं है। अच्छा, अगर ये सिस्टम प्यारे बच्चों हॉरिजॉन्टल की जगह कुछ इस तरह का होता, तो इस तरह होने की स्टेट में यहाँ गड़बड़ ये होती कि नेचुरल लेंथ तो यहाँ होती, इसकी मीन पोजीशन यहाँ शिफ्ट हो जाती। मीन पोजीशन में प्यारे बच्चों जहाँ एक्सेलरेशन क्या होता है 0, और पहले आप स्लोली इसको यहाँ पर लाते, जब ए भी 0 होता और v भी क्या होता 0। तो बॉडी कैसे इक्विलिब्रियम में होती, सर बॉडी होती स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट पर। क्योंकि जब किसी बॉडी को उसके स्टेबल इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस करके छोड़ते हैं तो उस सिचुएशन में प्यारे बच्चों बॉडी क्या करती है, उस सिचुएशन में बॉडी ऑसिलेट करती है। लेकिन क्या है, इसका मास m है, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है k। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। टाइम पीरियड प्यारे बच्चों इस सिचुएशन में भी 2π/m/k ही होता है। ओके, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है किसकी, सिस्टम की, और इसके एम्पलीट्यूड से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन हाँ, इस बार ये ऑसिलेशन किसके अबाउट करेगी, मीन पोजीशन के अबाउट। और इसकी मीन पोजीशन के लिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों, मीन पोजीशन जहाँ एक्सेलरेशन 0, जहाँ पर फोर्स बैलेंस हो रहे होंगे। तो mg नीचे, मैंने माना कि x क्या होगा प्यारे बच्चों ऊपर, ये डिस्टेंस कितनी हुई x0, तो उसको क्या कह दूंगा कि x0
तो क्या एम जी इज इक्वल टू के एक्स नॉट, तो क्या एक्स नॉट की वैल्यू कितनी आती है एम जी बाई के। क्लियर है प्यारे बच्चों, लेकिन टाइम पीरियड कितना ही होगा। और ओमेगा की बात करूं तो क्या अंडर द रूट ऑफ के बाई एम। क्लियर है प्यारे बच्चों, बस फर्क कितना है, इसमें इधर कोई फोर्स नहीं था, इसमें इधर एक एम जी फोर्स लग रहा है। अगर मैं आपसे कहूं हाँ जी, थोड़ी सी सिचुएशन और भी डिफरेंट लेते हैं। ये एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम किस तरह से, जिसका मास है एम और ये एंगल कितना है थीटा, तो आप इसे कैसे भी प्लेस करें। अब फर्क क्या है, अब सर इधर की तरफ क्या लग रहा होगा, सर एम जी साइन थीटा। क्लियर है प्यारे बच्चों, लेकिन इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड भी 2 पाई अंडर रूट एम बाई के ही होगा और इसका ओमेगा अंडर द रूट ऑफ के बाई एम ही होगा। क्लियर है, तो चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, मीन पोजीशन अलग अलग हो सकती है, लेकिन किसी स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड हमेशा प्यारे बच्चों 2 पाई अंडर रूट एम बाई के ही होता है। तो इसका मतलब ये प्यारे बच्चों थ्योरम है क्या, कि अगर किसी स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम पर क्या लगा दिया जाए, एक कांस्टेंट फोर्स, बहुत कमाल की थ्योरम है, कैसा फोर्स, कांस्टेंट फोर्स नहीं लगाएंगे तो है ही, लेकिन अगर एक कांस्टेंट फोर्स लगाएंगे तो प्यारे बच्चों इस सिचुएशन में टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एम बाई के यानी कि ओमेगा अंडर द रूट ऑफ के बाई एम हो जाएगा। क्या आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो इसलिए किसी भी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड प्यारे बच्चों हमेशा कितना होता है, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के होता है, जिससे आपको डायरेक्ट क्या मिल जाएगी, ओमेगा। ओमेगा मिल जाएगी तो सीधे सीधे क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा हम क्या कर सकते हैं, देखिए किस तरह से चेंज करके, किस तरह से थोड़ा सिस्टम को बदल करके उसका ओमेगा प्यारे बच्चों लिखते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, ये आप देख रहे हैं, ये स्प्रिंग्स हैं दो, एक स्प्रिंग एक ब्लॉक। तो सबसे पहले क्या करना है प्यारे बच्चों, उसको एक सिंगल स्प्रिंग ब्लॉक में कन्वर्ट कीजिए। सिंगल स्प्रिंग ब्लॉक में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर मैं जानता हूँ कि इक्विवेलेंट होता है बेटे K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन में ये K इक्विवेलेंट होता है। तो अब ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या रिप्लेस हो गया है इससे, सर इससे, जिसका ये क्या है K इक्विवेलेंट। और इसका तो टाइम पीरियड आप जानते ही हैं क्या होगा प्यारे बच्चों, है ना। इसका जो टाइम पीरियड होगा सर दैट इज K is equals to 2 pi under root m by K equivalent, यानी कि सर 2 pi under the root of m by K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। क्या क्लियर है। अब प्यारे बच्चों इसको ध्यान से देखें, क्या ये दोनों पैरेलल में है, तो क्या इस सिचुएशन में जो K इक्विवेलेंट होगा क्या वो K1 प्लस K2 होगा। तो जो टाइम पीरियड होगा दैट इज इक्वल्स टू 2 pi under root m by K1 प्लस K2 होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, रजिया अगर गुंडों में फंस गई, ये m मास का ब्लॉक कहाँ है K1 K2 के बीच में, तो आप जानते हैं इट इज कॉरस्पॉन्ड टू द पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो इसका मतलब सर इसका जो टाइम पीरियड होगा, इसका सिस्टम का जो टाइम पीरियड होगा वो भी 2 पाई अंडर रूट प्यारे बच्चों m बाई K1 प्लस K2 होगा। अब इस सिचुएशन में देखें, यहाँ पर प्यारे बच्चों ये इसके साथ एक्चुअल में स्टिक कर रहा है, ये दोनों सिस्टम यानी कि K अकेला मास कितना हो गया टोटल एम टोटल। तो इस केस में जो टाइम पीरियड होगा दैट इज 2 पाई अंडर द रूट ऑफ m1 प्लस m2 बाई K। क्लियर है, m टोटल बाई K। अच्छा इधर की बात करें तो सर इसमें भी यही कहानी है, ये K होगा, ये टोटल मास होगा। तो इस सिचुएशन में प्यारे बच्चों जो टाइम पीरियड होगा क्या वो 2 पाई यस m1 प्लस m2 और तो इस तरह से आप किसी भी सिस्टम को देख करके प्यारे बच्चों क्या लिख सकते हैं, सीधे सीधे उसका टाइम पीरियड लिख सकते हैं। किसी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड हमेशा प्यारे बच्चों इतना ही होता है, याद रहेगा क्या। आइए बढ़ते हैं आगे। प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, देखिए अप्रोच सॉल्व करने का बिल्कुल डिफरेंट मेथड है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन है एम और कैपिटल एम यहाँ रखा है, यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। जब आप इसको हल्का सा डिस्प्लेस करेंगे तो टेंग क्या साथ साथ चलेगा, और ज्यादा खींचेंगे तो क्या एक टेंग यहाँ तक जाएगा। लेकिन अगर एक लिमिट से आपने ज्यादा खींच दिया तो इसका मतलब ये वाला ब्लॉक नीचे गिर सकता है ना, क्योंकि प्यारे बच्चों इसको इतना फ्रिक्शन हो सकता है ना मिले कि ये इसके साथ चल सके। तो आपसे पूछ रहा है एक्स मैक्स बताओ सच दैट द ब्लॉक ऑसिलेट टुगेदर, यानी कि कितना इसको ज्यादा एक्स खींचूं
ताकि दोनों ब्लॉक कैसे मूव कर सके प्यारे बच्चों, साथ साथ मूव कर सके। तो आपसे पूछ रहा है एक्स की वो मैक्सिमम वैल्यू बताइए ताकि ब्लॉक एक साथ क्या कर सके, ऑसिलेट कर सके। दूसरा इसका टाइम पीरियड भी निकालिए। तो अगर ये ऑसिलेट करेंगे तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा सर, 2 पाई अंडर रूट ऑफ, हाँ बेटे ये क्या इसका टाइम पीरियड आ जाएगा। क्या इसका ओमेगा लिख सकता हूँ, यस सर, ओमेगा इज 2 पाई बाई टी, यानी कि प्यारे बच्चों के अपॉन एन प्लस कैपिटल। क्लियर है। अब चूंकि ऑसिलेट टुगेदर है तो ऑसिलेट टुगेदर का मतलब ये हुआ कि जितना एक्सेलरेशन इसका होगा इतना ही एक्सेलरेशन इसका होगा प्यारे बच्चों। क्लियर है। तो किसी भी पोजीशन पर जबकि ये एक्स पर है तो क्या उस समय जो इसका एक्सेलरेशन होगा क्या प्यारे बच्चों माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो क्या ए की वैल्यू माइनस के अपॉन एम प्लस कैपिटल एम इंटू एक्स हो जाएगी। जितना ज्यादा एक्स होगा प्यारे बच्चों उतना ही एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। जितना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा ऊपर वाले ब्लॉक को ले जाने वाला केवल कौन है, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन ही तो इसको मूव करा रहा होगा। तो अगर मैं ऊपर वाले ब्लॉक की बात करूं तो जो अपर ब्लॉक है, कौन सा ब्लॉक, अपर ब्लॉक, इस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा प्यारे बच्चों, सर दैट है ना, यानी कि दैट एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू ए की वैल्यू कितनी आ रही प्यारे बच्चे यहाँ से, के एक्स अपॉन एम प्लस। क्या क्लियर है। और लेकिन मैं जानता हूं कि अगर साथ साथ चलना है तो फ्रिक्शन स्टैटिक लगेगा और कभी भी एफ एस मैक्स से ज्यादा नहीं होगा। एफ इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू प्यारे बच्चों एफ एस मैक्स, क्योंकि अगर साथ साथ ऑसिलेट करना है तो फ्रिक्शन स्टैटिक होगा और स्टैटिक होगा तो कभी भी एफ एस मैक्स से ज्यादा नहीं होगा। और प्यारे बच्चों एफ एस मैक्स कितना होता है सर, जो एफ एस मैक्स होता है क्या प्यारे बच्चों वो म्यू एन होता है, क्या वो म्यू एन इंटू स्मॉल एम जी होगा। ओके, तो यहाँ से दैट एफ दैट एम एक्स अपॉन जस्ट एम प्लस एम शुड बी लेस देन इक्वल्स टू क्या प्यारे बच्चों म्यू एम जी होगा। ये छोटा एम यहाँ से कैंसिल हो गया तो क्या जो x होगा इस x की वैल्यू प्यारे बच्चों ये आ जाएगी सर m प्लस एम इंटू म्यू जी डिवाइडेड बाई के। क्लियर है। तो आप x को इससे ज्यादा ना करें, अगर इससे ज्यादा कर दिया तो फिर फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं रहेगा और ये ब्लॉक क्या कर जाएंगे, एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे, जुदा हो जाएंगे। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों x की वैल्यू हुई ये, तो x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई यानी कि इससे कम होना चाहिए। तो x की मैक्सिमम वैल्यू होगी प्यारे बच्चों m प्लस एम जी म्यू जी बाई के। दिस इज द आंसर। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों अप्रोच समझ में आई होगी, सिस्टम देखते ही समझ में आ गया होगा। हाँ सर, इसका मैं ओमेगा लिख सकता हूँ, ओमेगा लिख सकता हूँ तो प्यारे बच्चों ए लिख सकता हूँ, ए लिख सकता हूँ तो यहाँ से नेट फोर्स लिख सकता हूँ। ओके, और एफ एस मैक्स से कंपेयर करके मैं एक्स की मैक्सिमम वैल्यू प्यारे बच्चों क्या कर सकता हूँ, कैलकुलेट कर सकता हूँ। ओके, तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस प्यारे बच्चों हम लोग देख सकते हैं जिनमें हमें ओमेगा की फील तो आने वाली है, डायरेक्ट देखेंगे और ओमेगा तो हमें पता लग ही जाएगा। आइए करते हैं एक दो सवाल कॉम्बिनेशंस के। और तो प्यारे बच्चों इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है तो क्या करें सर, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। क्या ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 2k, इसको सिंप्लीफाई कर लो। क्या ये आ जाएगा 2k, तो यहाँ से क्या ये आ जाएगा 2k, ये आ जाएगा 2k, मास कितना हुआ m, और ये फिर दोनों क्या हो गए, दोनों फिर सीरीज हो गए। क्या से फाइनली ये मेरे पास आ जाएगा 4k, है ना। ये बन गया कुछ इस तरह का सिस्टम। तो इसका टाइम पीरियड कितना आ गया 2 पाई अंडर द रूट ऑफ m बाई 4k। ओके, प्यारे बच्चों जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। यानी कि अगर मैं प्यारे बच्चों लेंथ अलग अलग स्प्रिंग की अलग अलग लेंथ के दो स्प्रिंग ले लूं, प्यारे बच्चों एक ये और एक ये, इनका मटेरियल है सेम, इनका मटेरियल क्या रखूं प्यारे बच्चों, सेम, लेकिन इसकी लेंथ रखूं L1 और इसकी क्या रखूं L2। तो अगर L1 बड़ा है किससे, सॉरी L1 छोटा है किससे, L2 से, तो प्यारे बच्चों जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा K1 का ये बड़ा होगा किससे, K2 से। एनएलएम में हमने प्यारे बच्चों उसके बहुत सारे सवाल किए हैं। तो यहाँ से
जो K इंटू L होता है प्यारे बच्चों वो केवल L1 बराबर K2 L2 के इक्वल हो जाता है। मतलब सर, मतलब प्यारे बच्चों बहुत सीधा सा है। अगर ये स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या लेंथ कितनी है L, अगर आप इसको प्यारे बच्चों बराबर लेंथ में काट दें, किसमें L/2 में, तो जो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है वो कितना हो जाएगा 2K। क्या क्लियर है? तो आप मतलब समझिए कहने का कि पहले एक स्प्रिंग था जिसकी लेंथ कितनी है L, नेचुरल लेंथ की बात कर रहे हैं, है ना, मास कितना है, हम स्प्रिंग कांस्टेंट है। ओके, अब आपने इसको ऐसे L/2 में आधा काट करके ऐसे जोड़ दिया, तो अब आपसे इसका नया टाइम पीरियड पूछ रहा है। तो सर L था तो K, L/2 है तो कितना हो गया 2K, तो इसका पहला टाइम पीरियड कितना था 2π/√m/K। अब जो इसका टाइम पीरियड होगा दैट वुड बी यस 2π/√m/2। क्या क्लियर है प्यारे बच्चों? बाकी आप जितना स्प्रिंग को कट करते रहेंगे उसी हिसाब से आप टाइम पीरियड इसका प्यारे बच्चों लिख सकते हैं। आशा करता हूं मेरी बात यहाँ पे समझ में आई होगी। तो किसी भी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को देख करके आप क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, उसका टाइम पीरियड लिख सकते हैं। ओके, आइए करते हैं कुछ और सवाल। प्यारे बच्चों, एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जो कि एलिवेटर में जा रहा है जिसका एक्सेलरेशन कितना है a0, क्लियर है? तो आपसे पूछ रहे इसका टाइम पीरियड निकालो। बहुत आसान सा काम है भाई, a0 से जाएगा तो कुछ नहीं होगा, क्या केवल इसके अंदर बैठेगा तो सूडो फोर्स लगा देगा और तो कुछ नहीं करेगा ना। तो फोर्स क्या है, ये mg लग रहा होगा, ओके, और बस एक सूडो फोर्स लग जाएगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि कैसे फोर्स है प्यारे बच्चों, एक कांस्टेंट फोर्स है, इसलिए इसके टाइम पीरियड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ये 2π/√m/K ही रहेगा। तो इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं एलिवेटर जिसके अंदर एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम बंधा हुआ है, अगर ये a0 से नीचे जाए सर, ये किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से प्यारे बच्चों मूव करे, या ये एक्सेलरेशन a0 से ऊपर जाए, इसका टाइम पीरियड हमेशा क्या 2π/√m/K ही होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? अच्छा, इधर चलते हैं। ये दो बेसिकली इलास्टिक रबर है। क्या है? इलास्टिक रबर, स्प्रिंग नहीं। अगर ये दोनों स्प्रिंग होते, हाँ प्यारे बच्चों, तो क्या उस सिचुएशन में जब आप इसको दबाते, यानी कि इस स्प्रिंग को क्या करते, कंप्रेस, तो प्यारे बच्चों ये वाला भी स्ट्रेच होता। ओके, तो दोनों इफेक्टिवली काम करते, तो टाइम पीरियड 2π/√m/K1+K2 आ जाता है। क्या मेरी बात क्लियर है? लेकिन अब क्या है प्यारे बच्चों, ये इलास्टिक रबड़ है, तो इलास्टिक रबड़ होने से क्या होगा, अगर आपने इसको इधर की तरफ डिस्प्लेस किया तो ये वाली स्लैग कर जाएगी, हैं, ये वाली केवल इलोंगेट करेगी। तो इसका मतलब एक टाइम में एक स्प्रिंग यानी कि एक रबड़ काम करेगी। क्लियर है? अच्छा, जब ये इधर की तरफ आएगा तो क्या होगा प्यारे बच्चों, इधर की तरफ आने पर ये वाली स्प्रिंग क्या कर जाएगी, स्लैग कर जाएगी, क्या केवल ये काम करेगी। तो इसका मतलब जब इधर ले जाते हैं तो ये काम करती है, इधर ले जाते हैं तो ये काम करती है, यानी कि एक टाइम में सिंगल रबर विल वर्क। तो प्यारे बच्चों, इसका मतलब अगर ये के मान लूं तो इसका मतलब इसका जो टाइम पीरियड होता क्या वो 2π/√m/2K होता। कब? अगर ये स्प्रिंग होते, अगर ये स्प्रिंग होते तो क्या जो इसका प्यारे बच्चों टाइम पीरियड होता क्या वो ये होता। लेकिन रबड़ के आने की वजह से प्यारे बच्चों अब क्या क्या एक ही काम करेगा, यस सर, एक टाइम में, या तो ये जब ये काम करेगा तो ये स्लैग कर जाएगी, जब ये काम करेगा तो ये स्लैग कर जाएगी। तो क्या जो टाइम पीरियड होगा दैट इज 2π/√of प्यारे बच्चों m/K आ जाएगा, क्योंकि एक ही काम करने वाला होगा। तो इसलिए कभी कभी क्वेश्चन में ध्यान देना, स्प्रिंग की जगह रबड़ लगा दे तो भाई रबड़ में और स्प्रिंग में क्या फर्क होता है प्यारे बच्चों, सर ये क्या कर जाती है, स्लैग कर जाती है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। प्यारे बच्चों, ये फिर एक बहुत अच्छा सवाल है, वैसे मैं हल्का सवाल कराता भी नहीं, लेकिन ये फिर भी एक अच्छा सवाल है, और नहीं तो इसका रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्यारे बच्चों m मास का ब्लॉक इस कैपिटल M के ऊपर रखा और ये यहाँ से स्टिक नहीं कर रहा, केवल प्लेस्ड है।
अब ये कौन सी लेंथ है, नेचुरल लेंथ, ये इसकी मीन पोजीशन है। पहले हमेशा ध्यान रखें कोई बॉडी एक्चुअल में एसएचएम करती नहीं है, आप उसे एसएचएम कराते हैं, है ना। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे तो पीछे वाली चीजें आप धीरे धीरे प्यारे बच्चों कनेक्ट करेंगे। और कोई बॉडी एसएचएम एक्चुअल में करते नहीं, आप उसे एसएचएम कराते हैं। हाँ, ये आप लेकिन कंफर्म करते हैं कि बॉडी कैसे इक्विलिब्रियम स्टेट पर होती है, स्टेबल पर होती है। इस समय ए भी 0 होता है और इसका बी भी क्या होता है, 0। फिर आप इसे इधर डिस्प्लेस कर देते हैं, इधर डिस्प्लेस करके छोड़ते हैं, तो ये फिर ऑसिलेट करने लग जाती है। तो फिलहाल ये इसकी मेन पोजीशन है जहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है और प्यारे बच्चों रेस्ट पर है ये बॉडी। अब इसको कह रहा है हल्का सा उसको नीचे दबा टिंग, तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगी, टिंग ऐसे ऐसे। जितना नीचे ले जाओगे उतना ही ऊपर जाएगा, वो इसका एम्पलीट्यूड होगा। लेकिन वो कह रहा है कि यार ज्यादा नीचे मत खिसका देना, कहीं ऐसा ना हो कि ये वाले इससे कॉन्टेक्ट छोड़। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है फाइंड डेल्टा मिनिमम, ज्यादा पे तो छोड़ ही देगा, तो कह रहा है कितना कम से कम इसको खिसकाऊं ताकि ये छोटे वाला ब्लॉक प्यारे बच्चों कैपिटल एम से कांटेक्ट क्या कर दे, लूज कर दे। क्या क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करें। सबसे पहला तो ऑब्वियस है, पहले तो साथ साथ ऑसिलेट करेंगे, तो मुझे समझ में आ रहा है सिस्टम का जो ओमेगा स्क्वायर होगा क्या वो k बाई एम प्लस एन होगा। क्या क्लियर है? यस सर। अब बेटे जितना ये नीचे जाएगा उतना ही क्या जाएगा, ऊपर। नीचे जाते समय तो कांटेक्ट नहीं छोड़ेगा, लेकिन ऊपर जाते समय कांटेक्ट छोड़ सकते हैं। अब एक काम करते हैं, ऊपर वाली बॉडी का एफबीडी बनाते हैं, जो ये कैपिटल एम है, क्या बच्चों ये स्मॉल एम है, इस पर क्या लग रहा है नॉर्मल, और इस पर एम जी क्या लग रहा है नीचे। तो ये स्प्रिंग के साथ ऐसे यहाँ कनेक्टेड होगा। तो जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, क्योंकि आपको याद है लिफ्ट में कांटेक्ट लूज करने की कंडीशन क्या होती थी सर, जब एक्सेलरेशन ए डाउनवर्ड होता था तो उस सिचुएशन में नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है, एम माइनस एम जी बराबर एम ए, न्यूटन्स लॉ से। तो प्यारे बच्चों एम की वैल्यू कितनी आ गई, एम जी माइनस। तो यहाँ से कांटेक्ट लूज करने की स्थिति में नॉर्मल को क्या कर दूंगा 0, तो क्या ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 जी, यानी कि जिस समय इसका एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगा जी के, उस समय इस बॉडी का नॉर्मल क्या हो जाएगा 0, और नॉर्मल 0 हो जाएगा तो इसका कांटेक्ट लूज हो जाएगा। क्या क्लियर है प्यारे बच्चों? एक्सेलरेशन नीचे का मतलब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट मेन पोजीशन से ऊपर की तरफ, यानी कि ऊपर की तरफ जाते हुए होगा। प्यारे बच्चों एक्सेलरेशन नीचे ही क्यों माना, नीचे इसलिए माना कि इक्वेशन एम जी माइनस एम ए हो गई। अगर आप इसका एक्सेलरेशन कहाँ मान लेते, सपोज आप इसका एक्सेलरेशन प्यारे बच्चों ऊपर मान लेते, तो इक्वेशन फिर क्या आती, इक्वेशन एम जी प्लस एम ए आती, तो फिर नॉर्मल 0 कैसे होता। क्या क्लियर है? अब मैं जानता हूं एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, जी के बराबर। तो जिस समय एक्सेलरेशन जी पर पहुंच जाएगा जस्ट उस समय कांटेक्ट लूज कर जाएगा। सो दिस एक्सेलरेशन is equals to g is the condition for normal reaction to be 0। प्यारे बच्चों एक्सेलरेशन एसएचएम में कितना होता है सर, ओमेगा स्क्वायर एक्स। ए को किसके बराबर रख दीजिए, जी के, दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया के अपॉन एम प्लस एम इंटू क्या आ गया प्यारे बच्चों एक्स। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि दिस वैल्यू ऑफ दिस एक्स इज व्हाट सर, एम प्लस एम इंटू जी बाई क्यू। क्लियर है? तो x की वैल्यू कम से कम इतनी होनी चाहिए, क्योंकि अगर x की वैल्यू इससे ज्यादा हो गई तो x बढ़ेगा तो a भी बढ़ेगा, तो g से ज्यादा हो जाएगा, तो g से ज्यादा होगा तो नॉर्मल रिएक्शन निगेटिव हो जाएगी। इसका मतलब कांटेक्ट पहले ही छोड़ देगा। तो इतना x होना चाहिए मीन पोजीशन से, तो यानी कि मीन पोजीशन से कितना दबा करके छोड़ूं, इतना, ताकि ये वाला ब्लॉक इससे कांटेक्ट लूज कर जाए। अच्छा प्यारे बच्चों नेचुरल लेंथ है, ये मीन पोजीशन है, तो आप सभी जानते हैं इस समय इसके इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए ऊपर की तरफ सिस्टम पर kx लग रहा होगा, kx नॉट कभी, ओके, और नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, m प्लस एम इंटू जी लग रहा होगा। क्लियर है? तो इसकी मेन पोजीशन कितनी आएगी सर, x नॉट इज इक्वल्स टू m प्लस एम जी बाई के आ गई है। क्लियर है? तो पहली चीज ओमेगा स्क्वायर लिखा, फिर प्यारे बच्चों किसको कांटेक्ट लूज करना है, छोटे वाले ब्लॉक को। छोटे वाले ब्लॉक को कांटेक्ट लूज करना है तो इसकी इक्वेशन लिखूंगा, नॉर्मल ऊपर mg, नीचे नॉर्मल को 0 करने के लिए एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होना चाहिए और एक्सेलरेशन g के बराबर आ जाएगा। तो जिस समय सिस्टम का एक्सेलरेशन g हो जाएगा उस समय कांटेक्ट लूज कर देगा, g भी कहाँ, नीचे। तो क्या मैं जानता हूँ एक्सेलरेशन एसएचएम का ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है,
कांटेक्ट लूज करेंगे तो ए को किसके बराबर कर दो, जी के। ओमेगा तो प्यारे बच्चों सिस्टम का यही होगा, तो इससे मेरे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। और ये एक्स हमेशा कहाँ से होता है सर, दिस एक्स इज फ्रॉम मेन पोजीशन। तो इसका मतलब सर मेन पोजीशन से इतना नीचे जाने पर छोड़ेंगे तो ये इतना ऊपर जाएगा, और जब ये यहाँ जाएगा तो कांटेक्ट लूज हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस देखिए बराबर है। इसका मतलब ब्लॉक कहाँ जाके कांटेक्ट छोड़ता है, ब्लॉक हमेशा नेचुरल लेंथ पर जाकर के कांटेक्ट छोड़ता है। इसलिए भाई इसका रिजल्ट, इसका आंसर याद कर लो। ये इतनी बड़ी गणित लगाने की कोई जरूरत नहीं है, सब बकवास है। आंसर बताओ तुम तो सीधे सीधे। सर इसका आंसर आ जाएगा m प्लस एम, m प्लस एम जी बाई के। क्लियर है? और क्या, क्यों दिमाग लगा। आइए क्वेश्चन देखें। क्या है बच्चों, ये स्मॉल m है और ये 2m है। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, k। ये है नेचुरल लेंथ और ये कौन सी पोजीशन है, मेन पोजीशन। तो जरा बताओ, ये m, ये 2m, ये k, तो आंसर क्या होगा सर? दैट आंसर, दैट डेल्टा मिनिमम इज व्हाट सर? दिस वुड बी 3m g by k। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो इसलिए रटा रटाया सवाल, दिमाग लगाना नहीं है, डायरेक्ट आंसर आना है। और देख लो, अगर ये m1 हो, ये m2 हो, ये स्ट्रिंग है, तो आंसर क्या आ गया सर? आंसर आ गया डेल्टा मिनिमम इज m1 प्लस m2 g by k। क्लियर है? अच्छा प्यारे बच्चों, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ला सकते हैं आप क्वेश्चन के अंदर। किस तरह से? आप इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज ला सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए ये कुछ इस तरह से होता, प्यारे बच्चों, ये m1 होता, ये m2 होता और ये एंगल कितना होता, थीटा, तो इट इज द सेम क्वेश्चन। तो इसमें प्यारे बच्चों इस बार वहां g लग रहा है, तो यहाँ g की जगह क्या आ जाएगा, g sin थीटा। द डेल्टा मिनिमम फ्रॉम मेन पोजीशन इज व्हाट सर? m1 प्लस m2 g sin थीटा बाई k। क्लियर है? चलिए पढ़ते हैं आगे। प्यारे बच्चों क्वेश्चन देख रहे हैं आप, ये स्मॉल m का ब्लॉक है, ये 3m रखा है, और अब ये कह रहा है यार इस ऑब्वियसली नेचुरल लेंथ यहाँ होगी प्यारे बच्चों, फिर ये नीचे दबाएगा इसको, और जब इसको नीचे दबाएगा तो सब बच्चे जानते हैं इस समय मेन पोजीशन मतलब एक्सेलरेशन 0, तो क्या mg नीचे, तो क्या kx ऊपर, और इसको मैं क्या कहता हूँ, ये x0 कहता हूँ। तो जब mg kx0 के बराबर होगा तो यहाँ से x0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, mg by k। ओके, तो ये क्या है प्यारे बच्चों, ये इसकी मेन पोजीशन है। अब ये ब्लॉक यहाँ पे आराम से रखा हुआ है, यहाँ पे a भी 0 है और v भी क्या है, 0। अब सवाल ये है कि अगर मैं इस m को नीचे दबाता हूँ, नीचे दबाता हूँ तो ऐसा ऐसा ऑसिलेट करेगा। तो कह रहा है कितना कम से कम दबाओ कि ये 3m वाले को उठा ले जाए। अरे कमाल करे, इसके औकात देखो, m वाला 3m को उठाएगा, और क्या। तो ठीक है बेटे, समय कम है, समझ में आया चाहे ना आए, आप तो आंसर रट लो इसका। इसका आंसर आएगा डेल्टा मिनिमम इज इक्वल्स टू इसका मास प्लस इसका मास और g by k। तो आंसर कितना आ गया, 4m g by k इज द आंसर। क्लियर है? कैसा है? अरे छोड़ो यार, क्यों दिमाग लगा रहे हो, रिजल्ट याद रखो। चलो बता देता हूँ प्यारे बच्चों, इसको कांटेक्ट छोड़ना है, इसको कांटेक्ट छोड़ना है, तो इस पर नॉर्मल ऊपर, एस पर 3mg नीचे। तो ये नॉर्मल तभी 0 हो सकता है जब ऊपर की तरफ कोई फोर्स FSP इस पर लग रहा हो। तो क्या FSP प्लस नॉर्मल इज इक्वल्स टू प्यारे बच्चों 3mg। तो यहाँ नॉर्मल को 0 करने के लिए कांटेक्ट लूज करना है इसको, तो यहाँ से नॉर्मल कितना हुआ, 0। तो इसका मतलब जो स्प्रिंग फोर्स होना चाहिए वो 3mg आना चाहिए। ओके, और स्प्रिंग फोर्स क्या होता है सर? स्प्रिंग फोर्स होता है kx, जहाँ x कहाँ से है, ध्यान रहे, नेचुरल लेंथ से। तो प्यारे बच्चों दिस kx इज इक्वल्स टू व्हाट सर, 3mg। तो बेटे x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 3mg by k। यानी कि नेचुरल लेंथ से यानी कि जो स्प्रिंग है, ये अगर स्प्रिंग की कौन सी लेंथ है, नेचुरल लेंथ से, तो या तो इतना खींचा हो या इतना दबा हो। कितना सर, 3mg by k। प्यारे बच्चों तभी तो ये इतना फोर्स जनरेट कर पाएगा स्प्रिंग के अंदर।
अब यार दबा होगा तो फोर्स अंदर लगेगी, तो ये उठ नहीं पाएगा, तो ये खींचा होना चाहिए। तो नेचुरल लेंथ से भी 3mg/k तक जाएगा, तब ये इतना फोर्स जनरेट कर पाएगा। अब नेचुरल लेंथ से कितना, 3mg/k। नेचुरल लेंथ से ऊपर कितना सर, 3mg/k। क्या बच्चों, नेचुरल लेंथ से कितना, 3mg/k। तो जब नेचुरल लेंथ से 3mg/k होगा तो मीन से कितना सर, mg/k प्लस 3mg/k 4mg/k। तो 4mg/k ऊपर जाने के लिए 4mg/k कहाँ आना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा। अरे सर छोड़ो, रिजल्ट याद रखो, डायरेक्ट आंसर है। कितना जाएगा प्यारे बच्चों, 4mg/k। थोड़ा समय कम है प्यारे बच्चों, वरना और डिटेल में समझा सकता था, लेकिन आप फिलहाल क्वेश्चन देख करके आप मुझे लगता है शायद सॉल्व कर पाएंगे। अब मैं आपसे पूछूं, अगर मान लीजिए वैसे मैंने समझा दिया है, find delta minimum such that 4m loses the contact। तो आंसर बोलो भाई सर, मेन से यस 4m 2m सर 6mg/k इज द आंसर। क्या क्लियर है? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़ा सा टेढ़े सवाल करते हैं, हल्के से टेढ़े सवाल। प्यारे बच्चों रिजल्ट बहुत बढ़िया है, ध्यान से देखें। अगर दो स्प्रिंग इस तरह से और एक इस तरह से हो तो प्लीज लालच मत करना, ये दोनों पैरेलल में नहीं है भाई, ये दोनों किसी एंगल पर है। ऐसी सिचुएशन में अगर स्मॉल डिस्प्लेस कर दिया जाए किसको प्यारे बच्चों, इस एम को, ओके टॉप व्यू है, जी अंदर लग रहा है या कोई ग्रेविटी नहीं है, तो प्यारे बच्चों इस सिचुएशन में अगर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा हो तो जो टाइम पीरियड होता है वो 2π√m/k1 + 2 cos² थीटा होता है। बस मजा आ गया। आइए क्वेश्चन देखें, ये थीटा 60 डिग्री है, तो सर जो इसका मतलब टाइम पीरियड होगा क्या वो 2π√m/k। हाँ प्यारे बच्चों 1 + 2 क्या cos² 60 डिग्री होगा, सो दैट टाइम पीरियड इज 2π√m/k 1 + cos² 60। cos 60 को क्या लिख सकता हूँ सर, दैट cos 60 इज इक्वल टू प्यारे बच्चों 1/2, so that time period is 2π√, यस ये आ गया मेरे पास प्यारे बच्चों 1/4 × 2 आ जाएगा, तो यहाँ से छम हो गए, तो क्या m/k 1 + क्या 1/2 आ जाएगा, तो दैट टाइम पीरियड इज 2π√, हाँ बेटे ये आ गया 3/2 से ऊपर चला गया, तो क्या 2m/3 इज द आंसर। क्या क्लियर है? अगर मान लो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये आपसे कह दे कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितने डिग्री है, टोटल 90 है, तो बेटे ये वाला एंगल कितना होगा, क्या ये 45, ये भी कितना होगा, क्या ये 45 होगा, तो भी मैं क्या कर सकता हूँ, इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकता हूँ। आइए बढ़ते हैं आगे। हाँ प्यारे बच्चों ये कहलाता है टू बॉडी हार्मोनिक ऑसिलेटर।
टू बॉडी हार्मोनिक ऑसिलेटर। क्लियर है? तो टू बॉडी हार्मोनिक ऑसिलेटर भैया पहचान लेना इसको। इसका टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर द रूट ऑफ यार बच्चों म्यू बाई के, है ना। ध्यान रखना दोनों अलग अलग सिरों से ब्लॉक कनेक्टेड है। तो इसका मतलब म्यू कितना हुआ? म्यू रिड्यूस मास दैट इज m1 m2 अपॉन, हाँ प्यारे बच्चों, m1 प्लस m2। सो इसका टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर द रूट ऑफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू k। क्या क्लियर है प्यारे बच्चों? बिल्कुल सर। और बेटे ये इधर उधर मुंह मारते हैं, ये वाला भी इधर उधर मुंह मारता है। तो आपको याद होगा प्यारे बच्चों, अगर ये x1 है और ये क्या है x2, ओके, तो x1 और x2 की जो वैल्यूज हैं जिन्हें आप एम्पलीट्यूड कहते हैं, तो आपको हल्का सा ध्यान होगा जब आप इसे कंप्रेस करके आप ऐसे सेंटर ऑफ मास जब पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे। तो यहाँ से जो x1 आता है प्यारे बच्चों, दिस x1 इज m2 x0 अपॉन m1 प्लस m2, ओके, जहाँ x0 इसका कंप्रेशन था, है ना। आपने इसको x0 कंप्रेस करके ऐसे छोड़ा, और जो x2 होगा प्यारे बच्चों ये आता है m1 x0 अपॉन m1 प्लस m2, और इन्हीं को क्या कह सकते हैं? इन दोनों के एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्या क्लियर है? तो अगर आपसे पूछे इसकी मैक्सिमम स्पीड बताओ, तो इसका मतलब m1 की जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो सब बच्चे जानते हैं a ओमेगा होती है। तो a की जगह क्या हो गया? a1 की जगह हो गया x1, तो क्या m2 x0 अपॉन m1 प्लस m2, और बेटे ओमेगा कितना? सर ओमेगा आ जाएगा अंडर रूट ऑफ म्यू बाई के। क्या क्लियर है? देखो कितना आसान हो गया। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, मोमेंटम लगा करके डायरेक्ट आंसर नहीं आ रहा। तो मैं आपसे क्या कह रहा था कि नाउ वी हैव लर्न ए डिफरेंट टेक्निक, क्योंकि टी मतलब ओमेगा और ओमेगा मतलब डायरेक्ट वेलोसिटी। तो जरा सोचो इसकी मैक्सिमम स्पीड पूछ ले तो सर इसकी जो मैक्सिमम स्पीड होगी क्या वो प्यारे बच्चों a2 इंटू ओमेगा होगी, क्योंकि सिस्टम का ओमेगा क्या होगा? सेम। जितना टाइम पीरियड इसका प्यारे बच्चों उतना ही टाइम पीरियड इसका। तो दोनों के ओमेगा भी क्या होंगे? सेम। एक साथ रुकेंगे, एक साथ चलेंगे। सेंटर ऑफ मास में बहुत अच्छे से बताया था a2 इंटू ओमेगा। तो ये प्यारे बच्चों a2 कितना हुआ? सर ये हुआ x1 m1 x0 अपॉन m1 प्लस m2, और ओमेगा कितना प्यारे बच्चों? अंडर रूट ऑफ म्यू बाई के। क्या क्लियर है? तो इस तरह से मैं समझ सकता हूं। अच्छा, इस क्वेश्चन को एक बार, अगर इस क्वेश्चन को आपको जानना हो, ढूंढना हो, अब इसको थोड़ा सा कभी कभी क्वेश्चन को इस तरह से दे दिया जाता है, मैं आपको बताता हूं। जैसे पहचानना होगा प्यारे बच्चों आपको, एक ट्रॉली है और ट्रॉली पर इस तरह से एक स्मॉल m है और ट्रॉली का मास है कैपिटल M। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो मैं आपको बता दूं ये एक्चुअल में है क्या? ये यही टू बॉडी हार्मोनिक ऑसिलेटर ही है। तो कितना टाइम पीरियड आ जाएगा? सर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ mm अपॉन m प्लस m प्यारे बच्चों बाई के। क्लियर है? अब ये कैसा होगा ये आप दिमाग लगाए, लेकिन मैं आपको बता दूं ये है क्या? ये है टू बॉडी हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो इस तरह से प्यारे बच्चों कुछ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम्स आपने देखे। अब आप स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को देखते ही ओमेगा निकाल सकते हैं, उसका टाइम पीरियड लिख सकते हैं, टाइम पीरियड लिख सकते हैं, ओमेगा लिख सकते हैं, तो उसका एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, तो उसकी वेलोसिटी लिख सकते हैं। यानी कि पहले सोचो कितनी मेहनत करनी पड़ती थी, अब सीधे आप वेलोसिटी पर टपकते हैं, और किसकी हेल्प से? ओमेगा की हेल्प से। वो आपको सिस्टम को देख करके प्यारे बच्चों पता लग जाता है। ओके, अब बताने को तो बहुत सारी चीजें हैं, समय कम है। आइए बढ़ते हैं प्यारे बच्चों आगे, क्योंकि अभी एंगुलर एसएचएम बच रहा है और प्यारे बच्चों सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम बच रहा है, और साथ में बच रही है हमारी एनर्जी, है ना, एनर्जी इन एसएचएम। क्लियर है? तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो प्यारे बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम की। सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम का मतलब होता है प्यारे बच्चों एक से ज्यादा एसएचएम को अपने को क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है, लिखना है। तो अगर मान लो मैं आपसे कहूं कि सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम में सबसे पहले बात करें इन सेम डायरेक्शन। ओके,
एक डायरेक्शन में। तो एक डायरेक्शन में से जिनकी प्यारे बच्चों बात करेंगे तो मैंने कहा सर ये A1 है, प्यारे बच्चों ये A1 है, ये इसकी मीन पोजीशन है, और दूसरा सर ये मीन पोजीशन, सर इसका एम्पलीट्यूड कितना है, A2 है। दोनों के बेटे ओमेगा क्या है, सेम। तो इसकी इक्वेशन पहले वाले की क्या लिख सकता हूँ सर, इसकी इक्वेशन लिख सकता हूँ A1, हाँ बेटे साइन ओमेगा टी, और दूसरे की इक्वेशन लिख सकता हूँ A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, ये फाइव क्या है प्यारे बच्चों, ये फाइव एक्चुअल में इन दोनों के फेज का डिफरेंस है। क्लियर है? तो यहां से प्यारे बच्चों जब मैं इसको सॉल्व करके जो नेट एक्स लिखता हूं उसको x1 प्लस x2 लिखता हूं, तो यकीन कीजिए फिर ये SHM ही आती है, और इस बार इक्वेशन होती है a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। लेकिन अब इसका एम्पलीट्यूड कितना है, a, जबकि फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओमेगा ही है। तो जो इसका एम्पलीट्यूड आता है प्यारे बच्चों, दैट एम्पलीट्यूड नेट इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाइव। ओके प्यारे बच्चों, इस वाली टर्म को मैं φ1 कहता हूँ, इस वाली टर्म को मैं φ2 कहता हूँ। तो जो φ2 माइनस φ1 है प्यारे बच्चों, इसे फाई कहता हूँ और इसे कहते हैं डेल्टा फाई। क्लियर है? तो ये डेल्टा फाई किसको रिप्रेजेंट करता है सर, ये रिप्रेजेंट करता है प्यारे बच्चों फेज से डिफरेंस को। क्या मेरी बात क्लियर है? और इसका जो थीटा है ये वेक्टर वाला ही फॉर्मूला है, आपको ध्यान होगा। द tan थीटा इज इक्वल्स टू A2 sin फाइव अपॉन A1 प्लस A2 cos फाइव। अच्छा प्यारे बच्चों, ये वेक्टर जैसे एक फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, तो क्या इसका एक ही मतलब हो सकता है कि ये A1 है, ये क्या है A2, तो ये क्या होगा सर, ये होगा A नेट। प्यारे बच्चों ये वाला एंगल है फाइव जिसे आप डेल्टा फाइव बोलते हैं, और ये वह एंगल थीटा है जो किसके साथ बना रहा होगा, A1 के साथ। तो आप ये भी यूज कर सकते हैं, या आप इस वाले वेक्टर वाले फॉर्मूले को भी क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, यूज। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखें, क्या कि दोनों टर्म किसमें होनी चाहिए, साइन में। ओके प्यारे बच्चों, ओमेगा टी क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसलिए ओमेगा टी में इसको हमें क्या करना होगा, इसको प्लस यानी कि पॉजिटिव में एक्सप्रेस करना होगा, एक ही टर्म में लाना होगा, दोनों टर्म साइन में करनी होगी, ओमेगा टी को प्लस लाना होगा। इसके बाद बात करेंगे, और जिसका ये वाला टर्म छोटा है उसी को हम क्या कहेंगे, A1। A1 वुड बी द वन हैविंग स्मॉल फाइव। ओके, और A2 वो जिसका लार्ज वाला होगा। तो अब इससे मैं क्या कर सकता हूँ, इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल सकता हूँ, साथ में प्यारे बच्चों इसका ही जो थीटा है, इस थीटा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, है ना। 2-3 सवाल करेंगे तो थोड़ा सा आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। प्यारे बच्चों क्वेश्चन है x1 यानी कि 2 SHM आपको दिए हैं, दोनों बेटे सेम डायरेक्शन में है। तो आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है फाइंड प्यारे बच्चों A नेट, और A नेट के साथ आल्सो राइट इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट SHM। तो सबसे पहले ये ओमेगा टी, तो इसको क्या मानेंगे, और इसको A1, इसको क्या मानेंगे A2। तो बेटे A1 बराबर 3, A2 बराबर 4। व्हाट इज द फेज डिफरेंस सर, ये π/2। बस हो गया काम। तो व्हाट इज A सर, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 प्यारे बच्चों cos डेल्टा फाइव से। तो यहाँ से क्या A1 कितना आ गया सर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 3 4 cos 90 0। तो कितना आ गया सर, इट इज 5। एंड व्हाट अबाउट दिस थीटा, है ना, क्योंकि जो इक्वेशन है स्टैंडर्ड वो होगी सर A साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो मुझे थीटा भी निकालना है, तो इस थीटा के लिए प्यारे बच्चों जो tan थीटा होगा दैट इज A2, यानी कि 4 साइन डेल्टा फाइव अपॉन 3 प्लस cos डेल्टा फाइव। ये कितना है प्यारे बच्चों, π/2। तो यहाँ से मेरे पास जो tan थीटा होगा सर, इट कम्स आउट टू बी 4/3। और ये क्या होता है प्यारे बच्चों, ये होता है सर 53 डिग्री। तो मेरे पास थीटा की वैल्यू आ गई 53 डिग्री। तो फाइनल इक्वेशन क्या आ गई सर, दैट फाइनल इक्वेशन इज दिस A इज 5 साइन ओमेगा टी प्लस 53 डिग्री। ओके, करते हैं अगला सवाल। तो प्यारे बच्चों x1 दिया है, x2 दिया है, आपसे A नेट पूछना है। सबसे पहले ये टर्म किसकी है, साइन की, ये किसकी है, कॉस। तो भाई दोनों को साइन में कन्वर्ट करो और ओमेगा को प्लस रखना है। तो क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 5 साइन ओमेगा टी प्लस 5/2। ओके, हो गया बेटे काम। ये क्या है सर, ये है 5/1। ये क्या है बेटे
phi 2, तो डेल्टा 5 क्या phi 2 माइनस phi 1, तो क्या इट कम्स आउट टू बी व्हाट सर पाई बाई 2। a1 किसको मानेंगे सर स्मॉल वाले को, तो ये a1 ये a2, तो दैट a1 इज इक्वल्स टू 5, दैट a2 इज इक्वल्स टू 5। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो यहाँ से जो a नेट होगा इज दिस बी अंडर द रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस यस 2 5 5 क्या बेटे cos 90 से 0, तो आंसर आ गया 5 रूट 2। एंड व्हाट इज दिस थीटा, क्योंकि मुझे जो इक्वेशन चाहिए दैट इक्वेशन इज a sin ओमेगा t प्लस थीटा। तो प्यारे बच्चों थीटा के लिए दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू सर a2 sin डेल्टा 5 अपॉन a1 प्लस a2 प्यारे बच्चों cos डेल्टा 5, तो यहाँ से 90 डिग्री तो a2 अपॉन a1 आ जाएगा यस। और बेटे ये कितना है 5 बाई 5 से 1, तो थीटा कितना 45 यानी कि 5 बाई 4। तो भाई जो इक्वेशन है फाइनली क्या बेटे वो 5 रूट 2 साइन ओमेगा टी प्लस क्या पाई बाई 4 है। ओके हाँ प्यारे बच्चों x इज इक्वल्स टू a साइन x is equals to प्यारे बच्चों a sin omega t, x2 is equals to a sin omega t plus 2 pi by 3 and x3 is equals to a sin omega t plus 4 pi by 3। आपसे कह रहा क्या है बच्चों फाइंड a नॉट। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन देखें क्वेश्चन देखें पहले बच्चों क्वेश्चन देखें x1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 2 बाई 3 a sin ओमेगा t प्लस 4 बाई 3। आपसे पूछा है क्या कैलकुलेट कीजिए a नेट। तो स्टूडेंट्स अब दो वेक्टर होते तो इसको जोड़ देते आसान हो जाता, अब इसके लिए डायरेक्ट वेक्टर्स यूज करें है ना। तो सबसे पहला काम ये आपकी कौन सी एक्सेस हो गई x, प्यारे बच्चों इसमें क्या जोड़ सकते हैं 0, तो ये हुआ मेरे पास a। ओके फिर दूसरा मेरे पास 2 पाई बाई 3, इससे देखो 0 से 2 पाई बाई 3 आगे, यानी कि सर मैं ऐसे अगर मानूं तो ये वाला एंगल बेटे 2 पाई बाई 3 और 2 पाई बाई 3 मतलब कितने डिग्री 120, और ये भी कितना होगा a ही होगा। और फिर ये 4 पाई बाई 3 यानी कि इससे 2 पाई बाई 3 आगे, यानी कि ये 2 पाई बाई 3 और ये टोटल हाँ जी कितना 4 पाई बाई 3, ये भी कितना होगा a ही होगा। तो अब आपसे क्या पूछ रहे हैं प्यारे बच्चों a नेट, सो सिंपल 3 वेक्टर है तो क्या इन तीनों का रिजल्टेंट सब बच्चे जानते हैं। अगर तीनों वेक्टर कितने कितने डिग्री पर आता है 120 120 120 पर, तो प्यारे बच्चों जो a नेट होगा दैट a नेट कम्स आउट टू बी 0। क्लियर है। तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है प्यारे बच्चों याद रखें। अच्छा अगर मैं आपसे कहूं कि यार x1 इज इक्वल्स टू 8a sin omega t, x2 is equals to 4a sin omega t plus pi by 2, x3 is equals to 2a sin omega t plus pi, और x4 is equals to a sin omega t beta plus 3 pi by 2। और फाइंड नेट, क्या कैलकुलेट कीजिए a नेट। तो बेटे कुछ नहीं करना, फिर वही बात कितना ऐसे चल है 4, क्या चारों x में है, क्या चारों पे ओमेगा क्या है प्यारे बच्चों सेम। तो जो a नेट होगा तो यहां से प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन देखें x1 इज 8a sin ओमेगा t, x2 इज 4a sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 2, 2a sin ओमेगा t प्लस पाई और a sin ओमेगा t प्लस 3 पाई बाई 2। और आपसे क्या पूछ रहा है a नेट। तो इस सिचुएशन में क्या करना है, सबसे पहला काम ये कितना है सर 0 0 मतलब इधर की तरफ बेटे 8a, फिर इसके बाद 4a पाई बाई 2 पर इधर की तरफ, और फिर ये 2a पाई पर हाँ जी क्या बेटे इधर की तरफ, और ये मेरे पास आ गया है इधर की तरफ a। अब कुछ नहीं करना, हाँ जी 8a 2a कितना बचेगा सर इधर की तरफ बचेगा प्यारे बच्चों 6a, और इधर कितना बचेगा इधर बचेगा 3। तो क्या बेटे ये a नेट आ जाएगा और ये आ जाएगा थीटा। तो जो a नेट होगा दिस वुड बी अंडर द रूट ऑफ यस हाँ बेटे क्या 3a का स्क्वायर
प्लस 6a का होल स्क्वायर। ओके, यानी कि सर 9a स्क्वायर प्लस 36a का स्क्वायर। बेटे ये बाहर आ गया और ये मेरे पास कितना आ गया, रूट ऑफ 45। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, एक डायरेक्शन में आने वाली एसएचएम के लिए नेट एम्पलीट्यूड क्या कर सकता हूँ प्यारे बच्चों, कैलकुलेट कर सकता हूँ। क्या आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों ये था एसएचएम इन एक वन डायरेक्शन, ये है प्यारे बच्चों एसएचएम इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यानी कि एक एसएचएम तो है इस डायरेक्शन में और दूसरा एसएचएम है प्यारे बच्चों इस डायरेक्शन में, यानी कि एक को लिख सकता हूँ x प्यारे बच्चों a1 sin ओमेगा t और दूसरे को लिख सकता हूँ y दैट इज a2 sin ओमेगा t प्लस कोई डेल्टा। अच्छा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसके अंदर, वैसे भी आप जान रहे हैं बार बार कह के थक गया हूँ क्रैश कोर्स से, लेकिन फिर भी सारी बातें बताऊंगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं बताना है, यू हैव टू जस्ट टेल दैट द व्हाट इज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ओके, और इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है, पाथ होता है। इसमें आप ध्यान रखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, प्यारे बच्चों सर्कल होता है, और एक्स स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। क्या प्यारे बच्चों ये एलिप्स होता है। क्लियर है। तो जब आप इन दोनों इक्वेशंस को एडेड अप करके जो रिजल्ट लिखेंगे दैट इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर, और प्यारे बच्चों हाँ y इज इक्वल्स टू माइनस mx और y इज इक्वल्स टू प्लस mx क्या होती है सर, ये होती है स्ट्रेट लाइन। तो प्यारे बच्चों जब आप इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर, यस, माइनस 2xy a1 a2 cos डेल्टा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर डेल्टा। ये प्यारे बच्चों मेरे पास एक इक्वेशन आ जाती है। क्लियर है। और इस इक्वेशन को आप थोड़ा सा और तरीके से सोचें, सिंप्लीफाई करें तो मजा आ जाएगा। कैसे? अगर मैं आपसे कहूं कि जो डेल्टा, डेल्टा का मतलब है क्या सर, ये φ1 है और ये क्या है बेटे φ2, तो डेल्टा फाइव क्या हुआ सर, ये डेल्टा हुआ। ओके, तो अगर डेल्टा फाइव जिसे आप प्यारे बच्चों डेल्टा कह रहे हैं, अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाए, इंपॉर्टेंट केसेस में ध्यान रखना क्या हो जाए 0, तो बेटे 0 होने पर ये हो जाएगा 1, तो यहां से आ जाएगा सर एक्स स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर माइनस 2xy a1 a2, और प्यारे बच्चों ये आ जाएगा 0। तो ये मेरे पास जो इक्वेशन आएगी जब आप इसे स्क्वायर करेंगे माइनस वाई बाई a2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद y इज इक्वल्स टू a2 बाई a1 इंटू x। क्या प्यारे बच्चों ये इक्वेशन एक कैसी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन है, यानी कि अगर दोनों परपेंडिकुलर एसएचएम के बीच का जो फेज डिफरेंस है अगर कितना होगा 0, तो प्यारे बच्चों ये क्या आएगी, ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। क्या क्लियर है? ऐसे बहुत सारे केसेस के अंदर बन सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं, हाँ जी, अगर प्यारे बच्चों मैं आपसे कहूं कि इस इक्वेशन में, हाँ जी, अगर प्यारे बच्चों डेल्टा फाइव को पाई रख देते हैं, पाई मतलब कितने डिग्री 180, तो बेटे cos 180 कितना होता है -1, तो ये इक्वेशन यहां से आ जाएगी y इज इक्वल्स टू ये इंटू एक्स, जो फिर क्या है सर, ये फिर एक स्ट्रेट लाइन है। अगर बेटे मैं इसमें डेल्टा फाइव की वैल्यू π/2 रख दूं, तो π/2 रखने पे ये वाली टर्म हो गई 0, क्योंकि cos डेल्टा आ जाएगा 0, और बेटे साइन कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 1, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर। हाँ जी, और ये वाली क्या होगी बेटे 1, तो इट वुड बी एन एलिप्स। तो याद रखें π/2 पे एलिप्स, 0 पे स्ट्रेट लाइन, और पाई पर भी क्या आ रही है स्ट्रेट लाइन। और अगर इसमें एम्पलीट्यूड भी बराबर हो जाए, हाँ जी, तो एम्पलीट्यूड बराबर हो जाएंगे तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, क्या इट बिकम्स ए सर्कल। क्लियर है प्यारे बच्चों? एंड इन फिगर्स को हम क्या कहते हैं, सच फिगर्स आर सो कॉल्ड एज प्यारे बच्चों लिसाजूस फिगर्स। इन फिगर्स को हम क्या कहते हैं, सच फिगर्स आर कॉल्ड एज लिसाजूस फिगर्स। तो आशा करता हूं प्यारे बच्चों ये समझ में आया होगा। ये था परपेंडिकुलर एसएचएम,
माफी चाहूंगा, थोड़ा स्पीड तेज लग रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं, आप आराम से सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये दोनों के बीच का प्यारे बच्चों क्या है, फेज डिफरेंस है। तो मैं देख सकता हूँ 0 पर स्ट्रेट लाइन, पाई पर स्ट्रेट लाइन, पाई बाई 2 पर इलिप्स और a1 बराबर a2 पर सर्कल। और सर पाई बाई 4 पर क्या होगा, जाओ यार याद रख लेना, पाई बाई 4 कोई भी एंगल हो प्यारे बच्चों हमेशा ये क्या बनाएगा, इलिप्स ही बनाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, इस सिचुएशन में ये बनाएगा ऑब्लिक इलिप्स। ओके, एंड सच फिगर्स आर कॉल्ड एज व्हाट, लिसाजूस फिगर्स, साइंटिस्ट का नाम था, उसके नाम पे इनको क्या कहते हैं, लिसाजूस फिगर्स कहते हैं। तो प्यारे बच्चों लिखते हैं एनर्जी इन एसएचएम। अब एसएचएम तो आप बहुत देर हो गए यार भाई बार बार, सर ये प्लस ए, सर ये माइनस ए, ये मीन पोजीशन प्यारे बच्चों एफ बराबर माइनस एक्स। ओके, अब हम एसएचएम करते हुए किसी पार्टिकल के लिए प्यारे बच्चों एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी मतलब मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी मतलब सर हम बात करेंगे प्यारे बच्चों काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। इतनी कहानी है काइनेटिक एनर्जी के ऊपर बताने के लिए, मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन फिर भी ठीक है, कोशिश करेंगे काफी हद तक कवर करेंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों बात करते हैं किसकी, काइनेटिक एनर्जी इन एसएचएम। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी इन एसएचएम पे चर्चा करते हैं। तो प्यारे बच्चों बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी इन एसएचएम। एसएचएम में काइनेटिक एनर्जी के लिए प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, दो फॉर्मूला आपके पास होते हैं, कौन कौन से, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का प्यारे बच्चों अंडर रूट, और एक मेरे पास होता है v बराबर ए ओमेगा प्यारे बच्चों कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी बेसिक फॉर्मूला क्या होगा सर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो बेटे एक बार v की वैल्यू ये रख दो, एक बार ये रख दो, तो एक फॉर्मूला मेरे पास आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम, जब इसकी वैल्यू उठा के वहां रखेंगे सो इट इज ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और बेटे दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा हाफ एम, हाँ जी, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। ओके, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। क्लियर है मेरे बच्चों। तो ये काइनेटिक एनर्जी एक्स के टर्म में है, ये काइनेटिक एनर्जी किसके टर्म में है, टाइम के टर्म में है। तो यहां से पहले अब इसको समझ लेते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक्स के टर्म में है, वो ये बता रही है कि अगर एक्स की वैल्यू है 0 तो बेटे काइनेटिक एनर्जी होगी मैक्सिमम हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और अगर एक्स की वैल्यू है प्लस माइनस ए तो दैट काइनेटिक एनर्जी इज यस, यानी कि ये आ जाएगी प्यारे बच्चों मेरे पास 0। तो आप ये कहना चाहते हैं सर कि इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 0, इस पॉइंट पर बेटे काइनेटिक एनर्जी 0, और इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी की पावर 1 एक्स की पावर 2, तो जो इसका ग्राफ होगा प्यारे बच्चों, इसका जो ग्राफ होगा इसका नेचर कुछ पैराबोलिक होगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी का किसके साथ ग्राफ है, ये x के साथ ग्राफ है, ये प्लस ए है प्यारे बच्चों, ये क्या है माइनस ए। दूसरा देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉस स्क्वायर का टर्म आ रहा है, किसका टर्म आ रहा है, कॉस स्क्वायर का। अच्छा, तो आसान करने के लिए यहाँ से एक काम करते हैं, इस साइन नॉट को आप 0 भी लिख सकते हैं। आसान करने के लिए प्यारे बच्चों थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्यारे बच्चों ओमेगा टी। अब ये जो कॉस स्क्वायर है भाई, कॉस स्क्वायर प्यारे बच्चों जो ग्राफ होता है एक तो नीचे नहीं होता ऊपर होता है, और यहाँ से शुरू होता है कुछ इस तरह से। तो जो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ है प्यारे बच्चों वो कुछ इस तरह का होगा। क्लियर है, ये रहा कॉस स्क्वायर के साथ। अच्छा, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात जिस पर अपन चर्चा करते हैं दैट इज व्हाट, दैट हाँ जी, कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी है इट इज 2 टाइम्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। सर ये क्या है भाई, पहले तो बेटे रिजल्ट याद रखो कि जो काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी है ये 2 टाइम्स फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होता है। आइए जरा बताते हैं इसका बेसिक मायने क्या है। हाँ बेटे क्या बात कर रहे थे,
ये बेटा हमें बताना है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज 2 टाइम्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कैसे होता है ना। तो मैं काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिख सकता हूँ, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्यारे बच्चों कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। क्लियर है। और थोड़ा सा हल्की सी मैथमेटिक्स अगर आपको याद हो तो प्यारे बच्चों cos 2 थीटा होता है, हाँ जी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो बेटे यहाँ से जो cos स्क्वायर थीटा होता है उसे 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 लिख देते हैं। क्लियर है। तो अगर ये cos स्क्वायर ओमेगा टी हुआ तो क्या ये 1 प्लस cos 2 ओमेगा टी बाई 2 आ जाएगा। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूं, सिंप्लीफाई करूं, तो यहां से जो काइनेटिक एनर्जी होगी प्यारे बच्चों दैट वुड बी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, हाँ जी कैपिटल 1 प्लस cos 2 ओमेगा सी बाई 2 आ जाएगा। तो आप देखें कि जब आप x का फॉर्मूला लिखते थे, किसका फॉर्मूला, x का, तो x का फॉर्मूला यानी कि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लिखते थे तो आप लिखते थे a sin ओमेगा टी। क्लियर है प्यारे बच्चों। जब आप वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखते थे तो आप लिखते थे a ओमेगा cos ओमेगा टी। जब आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखते थे तो लिखते थे माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, यही सब लिखते थे। तो यहां से ये जो ओमेगा आप देख रहे हैं इसमें ओमेगा आ रहा है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी में क्या आ रहा है, इसमें 2 ओमेगा आ रहा है, यानी कि इसके बदलने का रेट ज्यादा है किसके मुकाबले, x के मुकाबले। प्यारे बच्चों कहने के मायने इतने से हैं कि अगर ये एक साइकिल है तो काइनेटिक एनर्जी की इसके अंदर कितनी साइकिल आ जाएंगी, 2 साइकिल आ जाएंगी। क्या मेरी बात क्लियर है। एक साइकिल ये और प्यारे बच्चों एक साइकिल ये, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी इसकी डबल हो जाएगी। तो ये इसके कहने का मतलब है। तो यानी कि सर आप ये कहना चाहते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी की ये जो ग्राफ आप काइनेटिक एनर्जी का बना रहे थे, इस काइनेटिक एनर्जी के ग्राफ में प्यारे बच्चों ये जो ग्राफ आ रहा है ये वाली जो टर्म्स होंगी वो रिलेटिवली इसके मुकाबले वेलोसिटी के मुकाबले क्या होंगी, थोड़ी सी नियरर होंगी और ये 2 टाइम्स ज्यादा होंगी। क्या क्लियर है प्यारे बच्चों। तो इसलिए ध्यान रखें हम लोग कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी है इट इज द ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन के मायने यहाँ पर एक्स वी और प्यारे बच्चों ए से होंगे। क्लियर है। बढ़ते हैं आगे। प्यारे बच्चों काइनेटिक एनर्जी की जो एवरेज वैल्यू होती है इसको डिनोट करते हैं एवरेज से। ये होती है प्यारे बच्चों 1/4 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू। ओके। और ये काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, सर अभी तो पढ़ी थी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, जो कहाँ पर होती है, जो कि इसकी मेन पोजीशन पर होती है। क्लियर है। तो यहाँ से हाफ ऑफ के ई 1/4 ऑफ के मैक्स कैसे निकालते हैं ये भी जरा फटाफट से समझे, मजा आएगा। बेटे जो x है इस सबसे पहले तो आप ये समझे कि साइन ओमेगा टी की जो एवरेज वैल्यू होती है वो 0, कॉस ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 0, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू क्या है बच्चों हाफ, और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू भी क्या होती है हाफ। क्लियर है। तो अब मान लो मुझसे कह रहा है सबसे पहले x की एवरेज वैल्यू बताओ, तो सर x की वैल्यू रिटर्न करेंगे a साइन ओमेगा टी, ये करेंगे और ये होता है 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अब मुझसे पूछ रहा है v की एवरेज वैल्यू बताओ, तो सर a ओमेगा, यहाँ प्यारे बच्चों cos ओमेगा t की एवरेज लिखेंगे तो ये भी कितनी हो जाएगी 0। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की, तो माइनस a ओमेगा स्क्वायर, हाँ जी साइन ओमेगा टी, ये भी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 0। लेकिन अब बताओ जरा काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू क्या होगी, सर इट वुड बी हाफ एम यस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर करेक्ट cos स्क्वायर ओमेगा टी, यस सर, और ये होता है 0 नहीं बल्कि कितना 1/2, सो इट कम्स आउट टू बी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्यारे बच्चों 1/2 से इट इज 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर लिया जाएगा। और प्यारे बच्चों दिस इज इक्वल टू, माफी चाहूंगा बेटे यहाँ कहीं क्या लिखेंगे, इसको 1/2 लिखेंगे, 1/2 टाइम्स लिखेंगे ना, यस। तो दिस इज व्हाट, दिस इज 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए का स्क्वायर। क्लियर है। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है एवरेज काइनेटिक एनर्जी वो 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होती है, जबकि जो के मैक्स होती है प्यारे बच्चों दिस के मैक्स इज इक्वल्स टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होता है। क्लियर है।
अच्छा यहाँ पे आपसे VRMS भी पूछ लेता है कभी कभी, तो यार जो VRMS लिखोगे तो क्या वो अंडर रूट ऑफ V स्क्वायर होगा बेटे? यस सर। और इसकी एवरेज क्या होगी? V स्क्वायर की एवरेज, तो V स्क्वायर की एवरेज हो जाएगी सर A स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और बेटे इसका आ जाएगा हाफ, तो क्या इट इज 1/2 A स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो इसका अंडर रूट ले लो, तो इसका अंडर रूट ले लेंगे भाई, तो ये कितना आ जाएगा सर A स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2, क्या बेटे A ओमेगा बाई √2, यानी कि सर V मैक्स बाई √2। तो जो VRMS होता है वो मैक्सिमम वेलोसिटी का कितना होता है? 1/√2 टाइम्स होता है। बेटे जितना लपेट सको लपेट लो। तो प्यारे बच्चों पोटेंशियल एनर्जी इन SHM, पोटेंशियल तो प्यारे बच्चों बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी इन एसएचएम। दैट पोटेंशियल एनर्जी इन एसएचएम, एसएचएम मतलब प्लस है माइनस है, मीन पोजीशन माइनस के सब तो आप पक्के हो गए हैं। तो प्यारे बच्चों जो पोटेंशियल एनर्जी होते हैं इसके दो फॉर्मूले होते हैं मेरे पास। दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर, और प्यारे बच्चों के को क्या लिख सकता हूँ सर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्यारे बच्चों के बाई एम, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ के को एम ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? तो मेरे पास दो फॉर्मूले होंगे, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्यारे बच्चों, तो ये होगा, और दूसरा मेरे पास होगा एक्स को टी की टर्म में लिखेंगे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर प्यारे बच्चों ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा। क्लियर है? फिर दो ग्राफ हो गए, कौन कौन से सर? u वर्सेस जो x होगा क्या प्यारे बच्चों वो पैराबोला होगा, यस सर। और बेटे x इज इक्वल्स टू 0 पर u मिनिमम, यानी कि सर यहाँ पर u मिनिमम होगी मीन पोजीशन पर, और प्यारे बच्चों x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a की अगर मैं बात करूंगा तो इस सिचुएशन में u की वैल्यू मैक्सिमम यानी कि हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होगा। क्लियर है? और साइन स्क्वायर ओमेगा टी की तो कहने क्या प्यारे बच्चों, क्या इस सिचुएशन में जो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ होगा ये होता है किसका ग्राफ? ये होता है साइन ओमेगा टी का। मेरे पास है साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो प्यारे बच्चों ये वाली नीचे वाली टर्म हटा देते हैं जब, तो इस सिचुएशन में जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी होगा प्यारे बच्चों वो जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह का। ओके, और वही बात जो भी अपने काइनेटिक एनर्जी में पढ़ी थी प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मैं लिख सकता हूँ क्या 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, तो यानी कि यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। क्लियर है? तो जो सारी कहानी आपने कहाँ पढ़ी थी काइनेटिक में वही लगभग किस में पढ़ ली प्यारे बच्चों? पोटेंशियल में, बस इसका ग्राफ थोड़ा सा क्या है डिफरेंट है। ओके, अब बात करते हैं टोटल एनर्जी की। तो प्यारे बच्चों टोटल एनर्जी सर द टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ यस बेटे के प्लस पीई, तो यहां से मेरे पास द टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू प्यारे बच्चों दैट काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्यारे बच्चों प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सो यहां से जो टोटल एनर्जी होगी दैट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और प्यारे बच्चों ये क्या आ जाएगी? ये एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगी। क्या क्लियर है प्यारे बच्चों? अब इस ग्राफ को आप प्लग कर सकते हैं। तो पहले तो सिंपल, अगर ये लिखूंगा तो क्या ये टोटल एनर्जी होगी? यस सर। अब बेटे इन ग्राफ को प्लग कर दीजिए, यानी कि अगर मैं लिखना चाहता हूँ टोटल एनर्जी प्यारे बच्चों काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और एक्स का ग्राफ, तो ये प्यारे बच्चों ये और ये वाला जो ग्राफ है क्या ये काइनेटिक का है, ये पोटेंशियल का है, ये किसका है बेटे? टोटल एनर्जी का। कैन यू इजीली आइडेंटिफाई? अच्छा इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर एक कर्व काट रहा है, यहाँ पे ये कुछ x है, तो प्यारे बच्चों इस x पर एक्चुअल में काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी क्या है बराबर, और काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकता हूँ हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल को लिख सकता हूँ हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो प्यारे बच्चों प्लस माइनस a बाई √2 आ जाएगा।
यानी कि सर x इज इक्वल्स टू प्लस ए बाई रूट टू प्यारे बच्चों, और x इज इक्वल्स टू माइनस ए बाई रूट टू पर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज क्या होती है, सेम होती है। तो क्लियर है। और अगर इसका ग्राफ प्यारे बच्चों टाइम के साथ देखें तो टोटल एनर्जी तो ये रही, ये वाला जो टर्म है सर ये है साइन स्क्वायर, क्या है प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर मतलब सर ये होगा पोटेंशियल एनर्जी का, और प्यारे बच्चों ये वाला जो कर्व है जो यहां से स्टार्ट हो रहा है, क्या ये कॉस स्क्वायर ओमेगा टी है, तो आप पहचान लेंगे यस सर दिस वुड रिप्रेजेंट द काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक आ गई, पोटेंशियल आ गई, और प्यारे बच्चों टोटल। अच्छा एक बात बताने भूल गया, जो बेटे पोटेंशियल एनर्जी है ना, इस पोटेंशियल एनर्जी की जो एवरेज वैल्यू है वो भी कितनी होती है सर, वो भी 1/4 ऑफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। क्लियर प्यारे बच्चों, यस सर पोटेंशियल एनर्जी की एवरेज वैल्यू 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होगी। अब एक छोटा सा फैक्ट मैं आपको और बताना चाहता हूं, मुझे अभी भी याद आया। काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, ओके, इन एसएचएम। प्यारे बच्चों इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखें, एसएचएम में काइनेटिक एनर्जी मास से इंडिपेंडेंट होती है। जरा बताओ कि काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यार यहाँ तो मास आ रहा है बेटे, मास आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में आप साथ में ओमेगा स्क्वायर को भी देखें तो एक्चुअल में जो m ओमेगा स्क्वायर होता है ये पूरी की पूरी टर्म के जो कि क्या होती है, एक कांस्टेंट टर्म होती है। इसलिए अगर आपसे कोई बोले मास को कितना कर दिया 2m, तो क्या काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी? नहीं सर, समझने की कोशिश करें। मान लीजिए ये एक स्प्रिंग लॉक सिस्टम है, इसका मास है और इसका कितना है प्यारे बच्चों के, तो इसका ओमेगा कितना है सर, इसका हुआ k बाई, ओके, एम्पलीट्यूड प्लस a जो ये ऑसिलेट कर रही है। अब मैं आपसे कहूं यार भाई मैंने इस मास को कितना कर दिया 2m, स्प्रिंग वही है, और प्यारे बच्चों ये प्लस a और ये माइनस a, एम्पलीट्यूड भी हुई है, तो जरा नया ओमेगा बताओ, क्या ओमेगा चेंज होगा? यस सर, तो क्या नया ओमेगा आ जाएगा ओमेगा डैश, दैट इज अंडर द रूट ऑफ k बाई 2m। अब मुझे बताओ क्या इस सिचुएशन में अब जब मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, हाफ m की जगह क्या 2m, और ओमेगा की जगह प्यारे बच्चों मैं लिखूंगा ओमेगा डैश का स्क्वायर। क्लियर है। और ये मेरे पास आ जाएगा क्या, आगे क्या लिखना है सर, आगे लिखना है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेटे जब मैं इसको लिखूंगा तो क्या 2m के साथ ये भी तो चेंज हो गया, कितना k बाई 2m, क्षमा क्षमा, तो देखो मास का टर्म यहाँ से कैंसिल हो गया, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से जो काइनेटिक एनर्जी आएगी क्या वो हाफ के a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ही तो आएगी। क्लियर है। और जब यहाँ था तो भी तो यही था, तो इसका मतलब मास को डबल करने पर काइनेटिक एनर्जी डबल नहीं होती है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो इसलिए प्यारे बच्चों इस छोटे से रिजल्ट को ध्यान रखें। सो ये सारी कहानी किसकी थी? ये सारी की सारी कहानी थी प्यारे बच्चों एनर्जी की। अब बढ़ते हैं एंगुलर एसएचएम की ओर। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग बात करते हैं किसकी, एंगुलर एसएचएम की, है ना। तो जरा सबसे पहले फिर कौन सा पढ़ा था सर, वो लीनियर एसएचएम था। यस सर प्यारे बच्चों, प्लस a से माइनस a तक बॉडी चलती थी, इसकी मीन पोजीशन थी। x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई नॉट, ये वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन, ये फोर्स और ये। तो प्यारे बच्चों कंपेयर कीजिए, सर मैंने पढ़ा है जो काम x का है प्यारे बच्चों, क्या वही काम किसका है, थीटा का। जो v का है प्यारे बच्चों वो है यहाँ पर ओमेगा का, है ना। यहाँ पर इस वाले ओमेगा को, जिसको आप क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, डी थीटा बाई डी टी यूज करते हैं। और जो एंगुलर एसएचएम है प्यारे बच्चों, ये एंगुलर एसएचएम कुछ इस तरह से होगा। तो यहाँ क्या था अपना सर, ये प्लस a था प्यारे बच्चों, ये एंगल प्लस थीटा नॉट से ये माइनस थीटा नॉट तक क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। यहाँ पे इसकी कौन सी पोजीशन होगी, मीन पोजीशन। जो काम वी एक्स का है वो थीटा का है, जो वी का है वो क्या है प्यारे बच्चों, ओमेगा का। तो क्या थीटा इज इक्वल्स टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी। प्यारे बच्चों दिस इज इक्वल्स टू a की जगह पर थीटा नॉट, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ से थीटा नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ओके, ये फेज एंगल है, बताएंगे क्या होता है। a को लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों अल्फा, एंड दिस अल्फा इज माइनस यस थीटा नॉट ओमेगा स्क्वायर
साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। और प्यारे बच्चों जो काम फोर्स का है वो है टॉर्क का, एंड दैट टॉर्क इज इक्वल्स टू माइनस के थीटा, है ना। और जो ए का है प्यारे बच्चों वो अल्फा का है, दैट अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। क्या क्लियर है? तो ये लीनियर एसएचएम है, ये है प्यारे बच्चों सिंपल एंगुलर एसएचएम। ओके, और कुछ नहीं करना है, वही सीधा सीधा सा काम है जैसे यहाँ पे आप इसका फिगर बनाते थे। कैसे सर? ये प्लस ए और इसको क्या लिखते थे? माइनस ए। यहाँ भी बेटे सेम उसी तरह से फिगर बनता है, बस फर्क कितना होता है, यहाँ प्लस थीटा नॉट होता है तो यहाँ क्या होता है? माइनस थीटा नॉट। क्लियर है? तो हम इसमें तीन तरह के पेंडुलम पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, जिसमें एक पेंडुलम होता है सिंपल पेंडुलम, दूसरा होता है बेटे फिजिकल पेंडुलम, और तीसरा पेंडुलम होता है प्यारे बच्चों टॉर्शनल पेंडुलम। कौन सा पेंडुलम? टॉर्शनल पेंडुलम। तो तीन तरह के पेंडुलम हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एंगुलर एसएचएम और प्यारे बच्चों इन पेंडुलम्स के ऊपर फटाफट से कुछ क्वेश्चंस। तो प्यारे बच्चों अगर आप लोगों ने लीनियर एसएचएम को बहुत ध्यान से पढ़ा तो कुछ नहीं करना, और समझो बड़ा मजा आने वाला है। ये एक बॉडी है जो एंगुलर एसएचएम कर रही है, आपको दिखाई दे रही होगी। ओके, और प्यारे बच्चों 2 डिग्री तक जाती है, तो इसका मतलब इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कितना हुआ? 2 डिग्री। तो इसका मतलब दैट थीटा नॉट इज इक्वल्स टू 2 डिग्री, और इसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? 2 into पाई बाई 180 से इट कम्स आउट टू बी पाई बाई 90 रेडियंस। क्लियर है? तो मुझे ये तो पता है, थीटा नॉट पता है। अब मुझसे कह रहा है इक्वेशन ऑफ एसएचएम लिखो, तो मुझे फाई नॉट चाहिए प्यारे बच्चों। अब फाई नॉट के लिए कुछ नहीं करना भैया, फाई नॉट इज द इनिशियल फेज। तो आपने याद करो फेजर पढ़ा था, तो जैसे फेजर में बेटे यहाँ पर क्या होता था? यहाँ होता था प्लस ए, और यहाँ क्या होता था? माइनस ए। अब यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे करना है सर प्लस थीटा नॉट, और यहाँ पे क्या करना है? माइनस थीटा नॉट। क्लियर है? और थीटा नॉट कितना है सर? ये है 2 डिग्री। तो बेटे ये कितना हुआ सर? ये हुआ -2 डिग्री। अब आप जानते हैं आपका पार्टिकल यहाँ से चलता है क्लॉकवाइज सेंस में, तो क्या इस समय यहाँ पर रिलीज किया है तो रेस्ट पर है, यानी कि यहाँ पर है। तो इसका मतलब ये एंगल कितना है? π/2। तो हो गया काम। तो फाई नॉट कितना आ गया? π/2। तो क्या थीटा इज इक्वल टू 2 डिग्री को लिख सकता हूँ क्या? क्या बेटे π/90 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। सो दिस इज द इक्वेशन। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं? फेज लिख सकते हैं। अब मान लो ये 1 डिग्री पर आप इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो 1 डिग्री का मतलब समझ रहे हैं? यस सर बेटा 1 डिग्री का मतलब हुआ ऐसे सोचो प्लस a/2 से इधर जा रहा है। याद होना चाहिए यार, कितना था? π/6। और नहीं है तो क्या करें? 1 डिग्री मतलब a/2। तो अगर आप इस फेजर के हिसाब से देखेंगे तो प्यारे ये 1 डिग्री, ये कितना बेटे? ये 2 डिग्री। तो सर ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल कितने डिग्री आ जाएगा? π/6। तो जो इसकी इक्वेशन आ जाएगी वो इसकी इक्वेशन आ जाएगी, यहाँ x था तो यहाँ थीटा इज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड तो 2 ही डिग्री है, यानी कि सर π/90। हाँ जी, क्या बेटे? साइन ओमेगा टी प्लस π/6 से मैं इसकी इक्वेशन लिख सकता हूँ। तो सीधी सीधी सी बात, वहां यूं था, यहाँ प्यारे बच्चों यूं है, वहां फेजर प्लस ए माइनस ए पर था, यहाँ प्यारे बच्चों प्लस थीटा नॉट और माइनस थीटा नॉट पर फेजर बन जाएगा। क्लियर है? अब बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, करते हैं सिंपल पेंडुलम। तो प्यारे बच्चों सिंपल पेंडुलम एक एग्जांपल है एंगुलर एसएचएम का। और प्यारे बच्चों यहाँ जो एल लेंथ होती है वो होती है सेंटर ऑफ मास से सस्पेंशन पॉइंट तक की। और प्यारे बच्चों जो इसका टाइम पीरियड आता है, दैट टाइम पीरियड कम्स आउट टू बी 2π अंडर द रूट ऑफ L/g। कमाल की बात है, मास से प्यारे बच्चों इंडिपेंडेंट होता है। वैसे डेरिवेशन भी बहुत आसान है, कुछ नहीं, एंगल थीटा ले लो। ये प्यारे बच्चों mg, तो mg के कितने टुकड़े? 2। ये एंगल थीटा है तो ये थीटा होगा, तो ये mg sin थीटा इंटू l होगा। तो जो थीटा है वो इधर होगा, ओके, और टॉर्क इधर लग रहा होगा, तो टॉर्क इज इक्वल्स टू माइनस mg sin थीटा प्यारे बच्चों l के बराबर होगा। थीटा को छोटा रखें, तभी sin थीटा को थीटा लिख सकता हूँ। और टॉर्क क्या होता है प्यारे बच्चों? I अल्फा बराबर mg थीटा इंटू l। और ये m मास की बॉडी, l लेंथ पर इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mn स्क्वायर अल्फा माइनस mg l थीटा एक्सटेंशन, और मास से प्यारे बच्चों मास भी कैंसिल। तो क्या ये मेरे पास आ गया माइनस g थीटा
बाई एल और हा क्या, अरे भाई SHM है, कंपेयर कर दो तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी बाई एल, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी बाई एल, तो टाइम पीरियड कितना है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। क्लियर है प्यारे बच्चों, जो एल लेंथ है ये इसके सेंटर ऑफ मास से यहाँ तक के डिस्टेंस है, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। टाइम पीरियड लेंथ के प्रोपोर्शनल है, लेंथ ज्यादा होगी तो टाइम पीरियड ज्यादा होगा, लेंथ कम होगी तो टाइम पीरियड कम होगा। टाइम पीरियड ज्यादा होने का मतलब लोग गलत समझ लेते हैं, टाइम पीरियड ज्यादा, एक ऑसिलेशन में लगने वाला टाइम ज्यादा, तो इसका मतलब ये स्लो हो जाएगा। टाइम पीरियड कम, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फास्ट। क्लियर है। अच्छा, एक छोटी सी बात और ध्यान दें प्यारे बच्चों, यानी कि जो अगर मान लो मैं आपसे कहूँ कि भाई ये एक बोर्ड है ना, एक स्फीयर है, और प्यारे बच्चों इस स्फीयर के अंदर क्या भरा हुआ है, इस स्फीयर के अंदर वाटर है। अब आपने क्या किया, इसको लीक कर दिया, लीक करने से क्या धीरे धीरे पानी नीचे आएगा, जब धीरे धीरे पानी नीचे आएगा तो क्या वाटर के नीचे आने पर प्यारे बच्चों, क्या वाटर का लेवल पहले यहाँ सेंटर ऑफ मास था, तो वाटर का लेवल कहाँ आ गया, वाटर का लेवल थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों देखो, ये एक स्फीयर है जिसके अंदर क्या भरा हुआ है, वाटर। अब मैंने इसके अंदर छोटा सा होल कर दिया, तो होल करने पे क्या होगा सर, होल करने पर ये जो वाटर का लेवल है वो नीचे आ गया, नीचे आ गया तो सेंटर ऑफ मास नीचे खिसक गया। पहले सेंटर ऑफ मास यहाँ था, अब सेंटर ऑफ मास नीचे आ गया। तो ये जो लेंथ एल है क्या प्यारे बच्चों, अब ये जो लेंथ एल है क्या वो इंक्रीज हो गई, लेंथ इंक्रीज हो गई, तो इसका मतलब टाइम पीरियड क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और जब बिल्कुल पानी खत्म हो जाएगा तो क्या फिर सेंटर ऑफ मास यहाँ पहुंच जाएगा। सोचो कैसे, अरे भाई पानी खत्म तो सेंटर ऑफ मास वापस पहुंच गया ना, तो इसका मतलब उसके बाद फिर टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, यानी कि उतना ही रहेगा। तो जब जब पानी निकल रहा है, अगर ये खाली हो रहा है तो वाटर के नीचे जाने से प्यारे बच्चों सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट हो रहा है, सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट हो रहा है तो टाइम पीरियड बढ़ रहा है, टाइम पीरियड बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, स्लो हो रहा है। दूसरी चीज, दैट टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ जी। प्यारे बच्चों, अगर जी की वैल्यू आप बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस है टाइम पीरियड पर क्या करेगा, फर्क पड़ने लगेगा, है ना। और यहाँ पर एक्चुअल में जी की जगह प्यारे बच्चों जी इफेक्टिव लगा सकते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि ये एलिवेटर प्यारे बच्चों ए नोट से ऊपर जा रहा है, इसके अंदर एक पेंडुलम है, ये दूसरा एलिवेटर जिसका एक्सेलरेशन प्यारे बच्चों ए नोट डाउनवर्ड है। तो इस सिचुएशन में जो टाइम पीरियड होगा दैट इज 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन कितना सर जी प्लस ए नॉट। प्यारे बच्चों इसमें कितना होगा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी माइनस ए नॉट। और अगर गलती से ये फ्री फॉल कर जाए तो ए नॉट जी के बराबर होगा, तो क्या प्यारे बच्चों इस केस में टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर ये किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा हो तो सर इस केस में टाइम पीरियड सिंपल 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी ही होगा। और अगर प्यारे बच्चों ये किसी एक्सेलरेशन ए नॉट से इधर जा रहा हो तो जो बॉब होगा वो इधर आ जाएगा, और उस सिचुएशन में ए नॉट और जी का जो रिजल्टेंट होगा इसके हिसाब से जो मेरे पास जी इफेक्टिव आ जाएगा दैट इज अंडर द रूट ऑफ ए नॉट स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है। यानी कि जो चौथा केस है, इस चौथे केस के लिए जो टाइम पीरियड होगा दैट वुड बी 2 पाई अंडर रूट एल बाई अंडर द रूट ऑफ ए नॉट स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर। क्या क्लियर है प्यारे बच्चों? प्यारे बच्चों ये कोई सर्कुलर पाथ है ना, और इस सर्कुलर पाथ में गाड़ी अंदर की तरफ v से जा रही है, मास कितना है m। तो सब बच्चे जानते हैं बाहर की तरफ इस पर क्या लगेगा mv स्क्वायर बाई आर, और ये लगेगा mg। तो बेटे इस केस में जो g इफेक्टिव होगा दैट वुड बी अंडर द रूट ऑफ v स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर प्लस g स्क्वायर। So the time period is 2 pi under the root of L by under the root of v square by r का whole square plus g का square। क्लियर है। यानी कि आप समझिए अगर ये आंटी जी है ना कान में लंबा सा बूंदा पहन करके कहाँ बैठ गई, किसी झूले में बैठ गई, तो इसका जो टाइम पीरियड होगा क्या वो 2 पाई अंडर द रूट ऑफ L अपॉन v स्क्वायर बाई r का होल स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर आ जाएगा।
क्या क्लियर है प्यारे बच्चों? अच्छा, एक छोटी सी बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ, है ना, अगर यहाँ पर एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम होता, क्या होता? स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम होता, और ये भी प्यारे बच्चों ए नॉट से जा रहा होता, तो क्या इसके टाइम पीरियड पर ए नॉट का प्रभाव पड़ता? कभी नहीं पड़ता। इसका टाइम पीरियड तो प्यारे बच्चों 2 पाई अंडर रूट एन बाई के ही होता। क्या क्लियर है? यानी कि इसका मतलब इस पर जी का एक्सेलरेशन का कोई प्रभाव नहीं होता है। लेकिन अगर यहाँ क्या होगा? पेंडुलम होगा, और ये किससे जा रहा होगा? ए नॉट से, तो क्या इस पर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी प्लस ए नॉट आ जाएगा? यस सर, लेकिन इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होगा। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसलिए प्लीज स्प्रिंग को इधर ले जाओ, इधर ले जाओ, कहीं ले जाओ। कांस्टेंट फोर्स के लिए स्प्रिंग का टाइम पीरियड कभी भी एक्सेलरेशन पर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, पढ़ते हैं फिजिकल पेंडुलम। प्यारे बच्चों फिजिकल पेंडुलम कुछ नहीं होता, बस इसमें सिंपल पेंडुलम में बोब होता था, यहाँ पर एक रिजिड बॉडी है। क्या है प्यारे बच्चों? ये रिजिड बॉडी, और ये है इसका हिंज। हिंज मतलब सस्पेंशन पॉइंट। ओके, और ये है प्यारे बच्चों क्या? इसका सेंटर ऑफ मास, जहां पर कौन एक्ट कर रहा होगा? mg। प्यारे बच्चों ये डिस्टेंस है एलसीएम। एलसीएम कौन सी डिस्टेंस कहलाती है? सर एलसीएम डिस्टेंस कहलाती है COM से प्यारे बच्चों कहाँ तक की? हिंज तक की। जब आप इसको हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो ये जो इसका टॉर्क है इसको वापस ले आएगा। ओके, तो याद रखें इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है प्यारे बच्चों 2 पाई अंडर द रूट ऑफ IH अपॉन mg LCM। LCM क्या है? सर LCM है हिंज की सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस, और प्यारे बच्चों IH क्या है? IH स्टैंड्स फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एग्जांपल से समझते हैं, कोई भी रिजिड बॉडी हो सकती है। मान लीजिए प्यारे बच्चों ये एक रॉड है, अगर ये एक रॉड है, इसका मास m और लेंथ कितना है, तो क्या इसका C और m यहाँ होगा? तो प्यारे बच्चों ये डिस्टेंस कितनी होगी? सर L/2। तो क्या LCM इज इक्वल्स टू सर L/2, और हिंज के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? सर IH इज इक्वल्स टू ml²/3। तो बेटे टाइम पीरियड कितना आ गया? सर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ यस ml²/3, और बेटे mg L/2, यहाँ से L से L उड़ गया बेटे, m से m, तो क्या टाइम पीरियड आ गया 2 पाई अंडर द रूट ऑफ यस क्या बेटे 2l/3g। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे कभी कभी आपसे पूछ लेता है एल इफेक्टिव बताओ। ये इफेक्टिव लेंथ क्या होती है? एल इफेक्टिव का मतलब होता है कि जो टाइम पीरियड इस पेंडुलम का आया, ठीक है, उतना ही कितने लेंथ के सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होगा। तो टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का कितना होता है? 2 पाई अंडर रूट क्या एल इफेक्टिव अपॉन जी, दोनों को बेटे कंपेयर कर दो, तो क्या 12/3 इज इक्वल्स टू एल इफेक्टिव। सर इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जितना टाइम पीरियड इसका है उतना ही किसी 12/3 लेंथ के सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होगा। तो इसी को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इसी को कहते हैं इफेक्टिव लेंथ। तो आपको तो बस क्या पता होना चाहिए? आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए और सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस पता हो, तो आप किसी भी फिजिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट 2 पाई IH अपॉन mg LCM। आइए प्यारे बच्चों बढ़िया सा सवाल करते हैं इसके ऊपर। प्यारे बच्चों रिंग मास है रेडियस आर आप ऐसे देख रहे हैं, तो इसके अबाउट इसका सेंटर ऑफ मास प्यारे बच्चों यहाँ होगा, रेडियस कितनी होगी r, तो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? सो दैट टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट IH अपॉन कैपिटल mg LCM। यस सर, LCM कितना देते r, और रिंग है, रिजल्ट याद रखें, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है प्यारे बच्चों इसका होता है 2r²। क्लियर है? सो दैट टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर द रूट ऑफ यस 2mr² upon mgr. Okay, so that is 2 pi under the root of yes 2r/g। क्लियर है मेरे बच्चों? अगर ये डिस्क होगी तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास यही होगा, तो LCM तो किसके बराबर होगा? r के, लेकिन इस बार जो IH होगा वो 3/2 mr² होगा। mr²/2 इसके अबाउट प्लस mr² से, तो यहाँ से टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? सर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ यस 3/2 mr² अपॉन
mgr ये तो क्या 2 पाई अंडर द रूट ऑफ हाँ जी 3r/g ये 2g बाई 2g। क्लियर है? तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकता हूँ। इसमें कह रहा है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या कि कहाँ हिंज किया जाए सेंटर से। ओके, सो दैट द टाइम पीरियड प्यारे बच्चों मिनिमम आ जाए। तो टाइम पीरियड मिनिमम डेरिवेशन तो बहुत बड़ा है, बस आप याद रखें जो z आपको निकालना होगा, ये z एक्चुअल में प्यारे बच्चों रेडियस ऑफ जायरेशन है ना, आप रोटेशन में पढ़ते थे, रेडियस ऑफ जायरेशन के बराबर कर दोगे तो अपना काम चल जाएगा। क्लियर है? चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों रॉड आपको दिखाई दे रही है, इसका आपको टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला काम इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा सर, ये इसका और इसका सेंटर ऑफ मास, इसका L/2 पर, इसका यहाँ, तो क्या इसका जो COM होगा प्यारे बच्चों वो 3L/4 पर होगा। तो LCM कितना होगा सर 3L/4 और बेटे जो इसका IH होगा वो क्या होगा सर, IH हो जाएगा इसका तो आ जाएगा ml² और बेटे इसका आ जाएगा प्लस टर्म ऑफ पैरेलल एक्सिस से और इसका आ जाएगा ml²/3। रिटन क्वेश्चन मैंने रोटेशन में कराया हुआ है, आप रोटेशन में देख लेना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं। तो इसका जो IH आ जाता है वो आ जाता है 17 ml²/12, बस IH आ गया और LCM आ गया। अब मुझे क्या लिखना है टाइम पीरियड, तो 2 पाई अंडर रूट IH याद रहे m की वैल्यू क्या रखना है 2mg LCM। क्यों? क्योंकि ये दो रॉड्स हैं। क्लियर? तो इसलिए मास क्या जाएगा 2m, ऐसे इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट कर देंगे। और प्यारे बच्चों एक होता है टॉर्शनल पेंडुलम। टॉर्शनल पेंडुलम में क्या करते हैं, इस एंड को फिक्स करते हैं और जब इस एंड को फिक्स करके किसी बॉडी को ऐसे रोटेट करते हैं तो ये तार के अंदर ऐंठन आ जाती है और तार के अंदर आने वाली ऐंठन के कारण ये क्या करता है ऑसिलेट करता है। तो जब ये इधर घूमता है तो ये वापस इधर ले आता है। तो जितना थीटा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्यारे बच्चों टॉर्क लगेगा। ये -k होता है जहां के टॉर्शन कांस्टेंट कहलाता है। जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये जो टाइम पीरियड है वो 2 पाई अंडर रूट I/k आ जाता है। क्लियर है? तो प्यारे बच्चों इसका टाइम पीरियड आ जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बताओ, मान लीजिए डिस्क है तो डिस्क का इस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है mr²/2। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकता हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्यारे बच्चों बात करते हैं डैम्पिंग की। तो डैम्पिंग में एक्चुअल में कुछ खास नहीं होता, जैसे कोई एनर्जी लॉसेस नहीं है। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ यार एक सिंपल पेंडुलम है ना, कोई एयर फ्रिक्शन नहीं है तो ये हमेशा एक फिक्स एम्पलीट्यूड से चलेगा, है ना। लेकिन अगर कोई रेजिस्टेंस आ जाए तो क्या रेजिस्टेंस होने पर, मैंने पहले लेक्चर किया, धीरे धीरे टाइम हो जाएगा और क्या। तो इसका एम्पलीट्यूड आप देख रहे हैं हर बार कम होता जा रहा है। और ये जो डीके होता है प्यारे बच्चों, ये डीके रेडियोएक्टिव डीके की तरह होता है ना, एक एक्सपोनेंशियल डीके होता है। तो a की वैल्यू अब एक्चुअल में कांस्टेंट नहीं होगी बल्कि a0 कौन सा, a0 वो जो उसका इनिशियल एम्पलीट्यूड था t बराबर 0 पर, उसका e⁻⁻kt हो जाएगा। यहाँ k जो है ये क्या कहलाता है, डीके कांस्टेंट कहलाता है। तो ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो -kt करना और कुछ नहीं करना। क्लियर? बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम लोग क्या करते थे रेडियोएक्टिविटी में करते थे। इसका ग्राफ आप देख ही रहे हैं, कैसा ग्राफ होगा इसका ग्राफ प्यारे बच्चों कुछ इस तरह का इसका ग्राफ हो जाएगा। एम्पलीट्यूड का किसके साथ, टाइम के साथ। फिर वही हाफ लाइफ, यस हाफ लाइफ वाला फंडा भी लगेगा प्यारे बच्चों। हाफ लाइफ, एवरेज लाइफ कोई जरूरत नहीं है फिलहाल खास तौर से। अच्छा, एनर्जी a² के प्रोपोर्शनल होती है ना। हमने पढ़ा था यार एनर्जी जो लिखी थी तो क्या लिखी थी प्यारे बच्चों, हाफ के a²। तो एनर्जी a² के प्रोपोर्शनल होती है। और a क्या है सर, a इस बार है a0 e⁻⁻kt। तो बेटे जब a² को यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पे एक्चुअली में 2 का फैक्टर इन्वॉल्व हो जाएगा। तो a0² तो क्या है, e0 है। जब डैम्पिंग नहीं थी तो एनर्जी, तो ये E जो होगा अब प्रोपोर्शनल होगा किसके, k नहीं -2k के। यानी कि एम्पलीट्यूड में यहाँ आता है केवल k, जबकि एनर्जी में यहाँ क्या आता है प्यारे बच्चों, एनर्जी में आता है इसका 2 टाइम्स। ओके, बस कितना ध्यान रखना है। आइए एक क्वेश्चन करते हैं, अपना काम हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों करते हैं इस पे एक बढ़िया सा सवाल, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। द एम्पलीट्यूड ऑफ ए डैम्प्ड ऑसिलेटर, समझ गए, डैम्पिंग हो रही है इसका मतलब एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है। ओके, बिकम्स हाफ इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना हो जाता है, आधा। तो द एम्पलीट्यूड आफ्टर 3 मिनट्स इज 1/x, किसका, ऑफ ओरिजिनल। तो आपसे प्यारे बच्चों किसकी वैल्यू पूछ रहा है, x की वैल्यू पूछ रहा है। तो इसमें सबसे पहला जो काम होता है वो डैम्पिंग कांस्टेंट k की वैल्यू, एक्चुअली k कांस्टेंट की वैल्यू, डीके कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होती है।
तो a बराबर a नॉट e टू द पावर माइनस के टी मैं जानता हूँ किसके लिए सर, डैम्प्ड ऑसिलेशंस के लिए। अब प्यारे बच्चों सबसे पहला काम a को रखो a नॉट बाई 2 कितने मिनट में सर 1 मिनट में। तो प्यारे बच्चों t को 1 रखा, a को a नॉट बाई 2 रखा, छम्मा छम्मा हो गए। तो यहाँ से ये इसके बराबर, तो क्या e की पावर p की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। फिर अब आपसे कह रहा है क्वेश्चन में द एम्पलीट्यूड आफ्टर 3 मिनट्स इज 1 बाई एक्स, यानी कि a का हो गया a नॉट बाई एक्स टाइम 3 मिनट। तो a नॉट बाई एक्स रख दिया टाइम 3 मिनट रख दे, ये छम छम ये इधर आ गया ये इधर चला गया। अब एक बात बताओ e टू द पावर 3 के को कैसे लिख सकता हूँ, e की पावर k इंटू 3, इसकी वैल्यू प्यारे बच्चों यहाँ से 2, ये यहाँ रखी और x की वैल्यू कितना आ गया 8। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों ये SHM आप लोगों का समाप्त हुआ। फिर माफी चाहूंगा समय कम था। आप लोगों को अगर पूरी डिटेल लेक्चर्स देखने हैं तो आप लोग हमारे जो परीक्षा ऐप है मोशन एजुकेशन की प्यारे बच्चों, वहां पे रजिस्टर करा सकते हैं। बहुत आसान सा रजिस्ट्रेशन है, बहुत आसान सी सुविधा है। अगर आप चाहें तो वहां जाके पूरे लेक्चर देख सकते हैं, वरना जितना चाहे तो उसमें संतोष कर सकते हैं। समय सीमा कम है प्यारे बच्चों, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि जितना मैंने आपको करा दिया है, अगर आप इन प्रीवियस ईयर के पेपर्स को करेंगे तो आपका 1% डाउट नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर द पेशेंस लिसनिंग। और प्यारे बच्चों बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, धन्यवाद।